प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं आपका विज्ञान का जो सेट है ईआई 2024 का। इसके प्रश्न पत्र की हम बात करेंगे। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, छोटे से बड़े प्रश्न जितने भी होते हैं वो सारे देखेंगे, समझेंगे उन प्रश्नों को और उत्तर कैसे लिखना है ये भी समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है आपको और ये प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे हम कोड की बात कर रहे हैं ईआई की, ठीक है। ये ईआई कोड जो है आपका 824 का ईआई कोड। आपके 7 कोड आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको, 7 कोड एग्जाम में आते हैं। 7 यानी कि 7 सेट आएंगे। 7 क्या आएंगे? सेट आएंगे। आपके पास कौन सा सेट आएगा आपको पता नहीं है। आपको अगर 7 सेट आप तैयार करते हैं जो हम चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं, तो आपको एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होगी। आप कम से कम 95% से ऊपर अंक लेके आएंगे, ये आपका विश्वास होना चाहिए। और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि 95% से ज़्यादा जो है आप अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि 7 सेट जो हम आपको देने वाले हैं इनको पढ़ते हैं तो चलिए पहले सेट की बात करते हैं, जो कोड है ईआई के। यहाँ पर जो है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और 70 अंकों का जो है ये प्रश्न पत्र रहेगा। निर्धारित अंक जो है इसमें 70 रहेंगे। प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और प्रश्न पत्र जो है ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा, जिसमें खंड अ रहेगा एक और खंड ब रहेगा। ठीक है, खंड अ की बात करें तो खंड अ और ब दोनों में ही उपखंड क और ख और ग मिलेंगे देखने को आपको। अब क ख ग का मतलब क्या हो गया कि एक में आपको फिजिक्स मिलेगा देखने को, यानी कि भौतिक जो भी आपकी समस्याएं हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड वो खंड क में मिलेंगी। खंड ख जो है इसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि आपके रसायन विज्ञान से जो भी आपका समस्या यानी कि क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। और खंड ग जो है इसमें आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित समस्याओं को हल करना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब चलिए बात करते हैं खंड अ की। फिर खंड ब में तो आपके बड़े प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे देखिए, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको, जिसको आप ओएमआर शीट पर भरेंगे। ठीक है, और इसमें 20 एमसीक्यू रहेंगे। सबसे बड़ी बात है 20 एमसीक्यू, यानी कि 20 नंबर तो आप सीधे सीधे केवल ओएमआर शीट पर ही प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही साथ जो खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इन सभी के अंक एक एक नंबर के रहेंगे, यानी कि हर प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। ओएमआर पर जब आप कोई भी आंसर भरेंगे तो उसको काटना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, काटना नहीं है। काटोगे तो ओएमआर शीट पे उसको जो है मशीन से चेक होती है, कोई भी टीचर इसको चेक नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है अगर मशीन ने आपका काटा हुआ देख लिया तो उसको उस प्रश्न को जो है वो नेग्लेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, वो उसको स्कैन नहीं करेगा। ध्यान रखना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तो अभी सावधानी से आपको जो है ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करवा देंगे हम, ये ध्यान रखना है आपको। खंड ब की बात करें तो खंड ब जो होगा, यानी कि खंड अ में 20 प्रश्न करने के बाद ओएमआर शीट पे खंड ब के लिए आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न को आपको हल करना होगा। ठीक है, और खंड ब में भी आपको क ख ग 3 खंड मिलेंगे। खंड अ में भी आपको क ख ग 3 खंड मिलेंगे। अभी हम खंडों की बात भी करेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे। और जो खंड ब है उसमें प्रत्येक के उपखंड जो है उनको एक साथ ही करना है, यानी कि अगर आपने क उपखंड उठाया है पहले तो ख उपखंड के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। उसके बाद ख उपखंड उठाओगे तो उसको करना है और फिर ग उपखंड पे जाओगे तो उसको करना है। तो आपको ऐसा नहीं कि क का कहीं कर दिया और ख का भी क में डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आप गलती कर देंगे, यहाँ पे आपके नंबर कटते हैं, ये ध्यान रखना है। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, बहुत ही सिंपल सी चीज, जो कि आपको बोला गया है कि आप जो भी उपखंड पहले स्टार्ट करते हैं उसको जो है आप नए पृष्ठ से स्टार्ट करें। जैसे ही आपका पृष्ठ पे कोई उपखंड खत्म होता है उसके बाद जो आपका नया उपखंड होगा या क आपका खत्म हुआ तो उसके बाद ख जब शुरू करेंगे तो नए पृष्ठ से शुरू करें, ताकि जो है उसको समझने में एग्जामिनर को आसानी हो। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है इस सेट के हैं, जो आपके सामने ये सेट प्रस्तुत किया जा रहा है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम यहाँ पे आज, उत्तर सहित। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपका उपखंड क की बात कर रहे हैं। देखिए खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें उपखंड क है, इसके बाद उपखंड जो है आपका ख आएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये आपके सारे फिजिक्स वाले हैं, यानी कि आपके भौतिक वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। खंड ब की बात, खंड ख की बात करें, उपखंड ख की, तो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे ये रासायनिक समीकरण वाले होंगे, यानी जो भी आपका केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो सारा इसमें दिया जाएगा। और इसके बाद जो खंड ग आएगा, यानी कि उपखंड ग आएगा,
इसमें सारे के सारे जीव विज्ञान वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद खंड ब जो शुरू होगा, इसमें आपको भी उपखंड क भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से उपखंड क के बाद जब आप इस क को खत्म कर देंगे, जैसे मैं आपको अभी खत्म कराऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, इसके बाद जो है आपका उपखंड नेक्स्ट शुरू होगा। उस खंड को आपको ध्यान से रखना है। सारे खंडों को मैं बताऊंगा, यहाँ बारीकी से समझाऊंगा, कोई भी खंड आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए उपखंड ख शुरू हो गया, तो यहाँ पर जो है रासायनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये खंड ख जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के उत्तर बताऊंगा। देखिए उपखंड ग आपका शुरू हो चुका है। अब उपखंड ग में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स भी हम देखेंगे, सब कुछ समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को। पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और अंतिम प्रश्न तक सारे उत्तर हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अपने समय को बड़े ध्यान से आपको यूज करना है, वीडियो को स्किप कम से कम करें ताकि जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं वो आप समझ पाएं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अनंत, ठीक है, अनंत है और ध्रुव P के बीच कोई वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु है, और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो बता रहा है कि इसके बीच में, अनंत के बीच में, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, तो अनंत और कोई ध्रुव आपका जो P होता है, ध्रुव तो आपने पढ़ा ही है, जिसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ध्रुव P के बीच और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको दर्पण का चित्र बनाना अगर आता है तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम दर्पण के चित्र की बात करते हैं कि ये कैसा बनेगा, उसके बाद हमारे को आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका चित्र बना करके। अब देखिए इसका चित्र कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर जो है वस्तु हमने मान लिया कि अनंत कहीं इधर होगा, कहीं दूर होगा, इस जगह पे होगा। मान लीजिए अनंत कहीं यहाँ पे मैंने माना अनंत है, और अनंत के बाद में इधर ऐसे जाते जाते हमारे को P दिखाई दे रहा है। P क्या है, आपका ध्रुव है, जिसको हम इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ये P है आपका दर्पण के सेंटर बिंदु को बोलते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के सेंटर बिंदु को P बोला जाता है। अब जो है ये कौन सा दर्पण है, आपको बताया है कि उत्तल दर्पण है। ये उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स है। कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स है तो आप जानते हो कि आपका जो है उभरा हुआ सतह रहेगा और पीछे जो है पॉलिश रहेगी, तो पीछे पॉलिश कर दिया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉलिश कर दिया गया है। अब आपकी वस्तु हमने अनंत, जो कि आपका ये अनंत है और P है, इसके बीच में हमने इस वस्तु को रखा, ये वस्तु रखी है, ठीक है, एक वस्तु रखी गई है। यही बोल रहा है कि बीच रखी कोई एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक तो सीधी लाइन जाती है जो मुख्य अक्ष के क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो जैसे ही मुख्य अक्ष जो आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है, अब इसके कोई समानांतर लाइन ऐसे खींचेंगे तो हमेशा क्या होगी, वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। अब जबकि आपका ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो फोकस आपका मिरर के पीछे यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे मान लिया हमने फोकस होगा कहीं, जितनी दूरी पे P से F लेंगे हम, जितनी दूरी पर P से हम F लेंगे, ध्यान रखना है, जितनी दूरी पे हम P से F लेंगे उतनी ही दूरी पर हमें C लेना होगा। ध्यान रखना है, जितनी दूरी पे P है, P से F का दूरी और F से C का दूरी, ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। चाहे ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो इसके दूरियों को आपको ढंग से लेना होगा। अगर आप गलती से भी दूरियां गलत लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो इसने बोला कि कोई एक वस्तु रखी है, ठीक है, वो P और अनंत के बीच में रखी हुई है। इधर अनंत मान लिया हमने और इधर P मान लिया, तो इसके बीच में कोई वस्तु रखी है, ये हमारी क्या है, वस्तु है। अब इस वस्तु से एक जो हमने लाइन बताई है वो क्या जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो एकदम पैरेलल रेखा हम खींचते हैं, समानांतर लाइन इस तरह से हमने खींचा। अब ये दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, मिरर से टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे प्रतीत होगी जैसे कि ये फोकस से पास हो रही है। ध्यान रखना है, लेकिन दर्पण के पीछे फोकस है तो फोकस से तो पास हो नहीं पाएगी। तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी, यानी कि अपने आप जो है ये अपने आप को चेंज करेगी, और ऐसे चेंज करेगी जैसे कि आप देख रहे हो आप कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है दर्पण के फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे डैश डैश लाइन जो है दर्पण के पीछे बनाई गई है, तो ये फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी जो है, हम इसी मुख्य अक्ष के ऊपर जो हमने ये आपका ऑब्जेक्ट लिया है, यानी वस्तु लिया है, इस वस्तु को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पास कराते हैं, ठीक है, C से अगर हम पास कराते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये C पे जा तो रही है
ठीक है, लेकिन दर्पण दर्पण पे टकराने के बाद उसी लाइन में वापस आ जाती है। तो देखो यहाँ से जाती हुई तो दिखाई दे रही है, ठीक है, और फिर यहाँ पे दर्पण पे टकराई और दर्पण पे टकरा करके ये वापस उसी दिशा में आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये सी के पास गई है और सी से टकरा के वापस आ गई है, दिख रहा है आपको। तो ये लाइन जो हो गई, ये आपकी एक और लाइन हो गई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सी से पास हो रही है। अब जब ये सी से पास हो रही है और एक एफ से पास हो रही है, जो कि पास नहीं हो रही है, हमने कराया है, दर्पण के पीछे है तो हम कराते हैं, दर्पण के सामने है तो अपने आप जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर देखो दोनों मिलकर के एक जगह पे पॉइंट पे कट रहे हैं, दोनों लाइनें आप देख रहे हो यहाँ पे कट रहे हैं और ये कट रहा है। देखो तो यहाँ पर जो बिंब है ये क्या बन रहा है आपका, सीधा बन रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ कटा है। लाइन के नीचे कटता तो बिंब हमारा उल्टा बनता, लेकिन लाइन के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा रहेगा। तो ये सीधा है और दर्पण के पीछे है, दर्पण का पीछे यानी कि आभासी है। आभासी मतलब क्या हो गया, वर्चुअल है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा कि भैया दर्पण के पीछे P और F के बीच में, देखो P और F के बीच में कहीं ये बिंब बन रहा है। ये कैसा है, आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बना हुआ है, और सीधा भी है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, वो कौन सा गुण होता है? तो वो गुण जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। आपने पढ़ा होगा प्रकीर्णन, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। कोई भी आर है, उसका प्रतिरोध आर है, कोई भी है ना, वो तार है जिसका प्रतिरोध आर है, इसको 3 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया। इन टुकड़ों को फिर किस में जोड़ रहे हैं हम, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। सबसे पहले हमें इसको, जो क्वेश्चन दिया गया इसको समझना है। देखो आर है प्रतिरोध एक तार का, ठीक है, इसको 3 टुकड़े किए गए। तो मैं कहूंगा कि अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालूं, अगर तुल्य प्रतिरोध निकालूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आर डैश जो है हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हमेशा जो भी तुल्य प्रतिरोध होता है 1/में होता है, 1/में आर डैश हमारा तुल्य प्रतिरोध बोला है इसने। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य मतलब कुल बोलिए आप, सीधा सीधा कुल बोला है आपको, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना है, आर डैश है, तो 1/आर डैश ये किसके बराबर होगा, तो आर जो है प्रतिरोध आपका इसके 3 टुकड़ों के योग के बराबर। तो 3 टुकड़े यानी कि पहला आपका कितने हैं, देखो ध्यान देखो, 3 तार के 3 बराबर टुकड़े किए गए हैं, तो 3/आर पहला टुकड़ा, भाई एक टुकड़ा किया, दूसरा टुकड़ा भी 3/आर ही होगा, और तीसरा टुकड़ा भी 3/आर, क्योंकि 3 ही टुकड़े हैं और सभी के सभी प्रतिरोध के क्या है, आर है। तो 3/आर प्लस 3/आर प्लस 3/आर। अगर मैं इसका अब यहाँ पर 1/आर डैश निकालूं, तो आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ रखी है, तो इसका आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है, जिसको लघुत्तम बोलते हैं। तो आपका इसका लघुत्तम नीचे आर है, आर है, आर है, सब जगह आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। क्लियर। अब यहाँ पे आर आ गया तो ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर देखिए 3 + 3 + 3 इस तरह से, यानी कि हम लिखेंगे 3 + 3 + 3, यही आ गया। यानी कि 1/आर डैश का मान जो मैंने निकाला वो आ गया 9/आर। सही है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब यहां पे क्या बोला है कि r/r डैश का अनुपात मान निकालना, r/r डैश। अब देखो ध्यान से यहां पर कि हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r/r डैश बन जाएगा। आप ध्यान से यही चीज आपको बस समझनी है कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इससे तिरछा गुणा करूँ इस तरह से, तो r/r डैश बन जाएगा ना। तो मैं इस r को इधर ले जाऊं तो यहाँ पे 9 ही बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 9 के बट्टे में 1 आ जाएगा। r उधर ले जाऊंगा तो 1 इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। आर तो इधर लेके गया और बटे में आर डैश है ही, ठीक है। इधर क्या है, 9 तो ऊपर था ही, और ये वाला 1 जो है इधर आ गया। मुझे मान निकालना था r/r डैश का। r/r डैश का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 9/1 है, यानी कि 9:1, या फिर बोल सकते हैं केवल मात्र 9/1, यानी किसी भी संख्या के नीचे जब बटे में 1 होता है तो उसका मान वही रहता है, ठीक है। बटे में 1 हर संख्या के नीचे होती है। तो यहाँ पर देखिए
कौन सा आंसर अब सही है? 1/3 नहीं आया हमारे पास, 3 नहीं आया हमारे पास, 9 आया है, ठीक है, और 1/9 भी नहीं आया, यहाँ पे 9/1 आया हुआ है, तो 9/1 को 9 ही लिख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, और ये मात्रक होता है आपका वाट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का जो नियम है वो कौन सा नियम है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम भी कहलाता है, या फिर इस नियम के द्वारा जो है विद्युत धारा की दिशा जो होती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं किससे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई, धारा क्या है? करंट क्या है? आई है, और लंबाई एल है, ठीक है, लेंथ दे रखी एल को लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंबवत का मतलब होती है 90 डिग्री का कोण बना रही है, और बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कौन सी तीव्रता है? तीव्रता है बी, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, उस पर लगने वाला बल जो है उसका मान हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जब धारा आई दी गई हो, लंबाई एल दी गई हो और तीव्रता बी दी गई हो, तो इसके माध्यम से जो लगने वाला बल जो होता है, ठीक है, उस पर लगने वाला जो बल है, बल की बात करें तो बल जो होता है एफ बोलते हैं हम, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो इसको एफ यानी कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आई, जो आपका करंट है, इनटू, ठीक है, इसके साथ इनटू करके हम क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, अब बचा क्या? एल इंटू बी, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एल इंटू बी, ये कर देते हैं, और इनके ऊपर एक सदिश राशि जो होती है हमारी उसका चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गया। अब इसी एफ का मान जो है कैसा होता है? आई, तो आई के ऊपर तो सदिश नहीं है, तो आई तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आई आपका ऐसे ही आ गया। अब जो ये एल के ऊपर सदिश दिखाया गया है, बी के ऊपर सदिश दिखाया गया है, तो यहाँ पर बोला गया है लंबवत है, कितना है लंबवत? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसका हटाएंगे तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये एल इंटू आई इंटू एल इंटू बी, तीनों आपस में गुणा हो जाते हैं, और साथ में क्या जब ये हम ऊपर का एरो हटाते हैं ना, तीर, तो तीर हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा आ गया तो अभी मैंने बताया थीटा का मान कितना है? लंबवत है तो 90 डिग्री है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू एल इंटू बी, और साइन 90 डिग्री, सही है। अब ये 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? ये 1 होता है। तो हमारे पास फोर्स का यानी कि जो बल लगने वाला है उसका फॉर्मूला क्या बना? आई इंटू एल इंटू बी, क्योंकि 1 बना साइन 90 का मान, तो आपने टेबल तो पढ़ी होगी, तो टेबल में साइन 90 का मान है 1, जब 1 आ गया तो इसको 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? आई इंटू एल इंटू बी। अब यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला है देखने में चारों ऑप्शन में जो हमारे को बता रहा है कि बल का मान जो है आई इंटू एल इंटू बी आएगा? तो यस, हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि आई इंटू बी इंटू एल या आई इंटू एल इंटू बी है। अभी क्लियर हो गया आपको? सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो अभी अभी हमारा L1 पे अभी अभी जो है सैटेलाइट छोड़ा गया है, आपको पता है। L1 क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा बिंदु है, सूर्य, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी जो है ये आपके बीच की ऐसी बिंदु है जिसको L1 नाम से पुकारा जाता है, ये L1 नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? सूर्य का जो बल है और पृथ्वी का जो बल है, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक जैसे काम करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर आने के बाद ना तो सैटेलाइट इधर जाएगा और ना ही सैटेलाइट इधर आएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो ये L1 जो है इस ऊर्जा का स्रोत तो हमें पता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जितने भी अपकमिंग या इन गोइंग जो इसमें आते हैं एनर्जीज के रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, कैसे सूर्य काम करता है, उसके बारे में पता करने के लिए हमने आदित्य L1 को भेजा हुआ है। अभी अभी लॉन्च हुआ, आपको सभी को पता होगा। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आ गया हम उपखंड ख में। यहाँ पे बात करेंगे हम रासायनिक, जो भी आपके चैप्टर हैं जो रसायन से संबंधित हैं, जिसमें केवल आपके केमिकल की बात होती है, तो रसायन विज्ञान की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 8वां प्रश्न देखिए, रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया है BaCl2, ये जलीय है, एक्वस है, प्लस में H2SO4, ये भी जलीय है यानी कि एक्वस है। ये आपको देता है BaSO4, ये ठोस के रूप में यानी कि सॉलिड दे रहा है, प्लस में 2HCl, और ये दे रहा है जलीय। अब ये बता रहा है कि ये समीकरण है, ये समीकरण कैसा है, योगात्मक है, निराकरण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, और इसमें से कोई नहीं है। तो जब भी हम देखते हैं कि जलीय विलयन और जलीय विलयन मिल करके एक ठोस विलयन का निर्माण करते हैं, और ये ठोस विलयन जो है क्या होगा, जल में घुलेगा नहीं, और जल में जो चीज़ घुलती नहीं है वो क्या बनाती है, अवक्षेप बनाती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अवक्षेप बनाती है। जब भी जलीय जलीय विलयन मिलेंगे और जब ये रिएक्शन करके कोई ठोस पदार्थ बनाएंगे, वो ठोस पदार्थ हमेशा आप मान लो कि आपने पानी में कोई पत्थर का टुकड़ा डाला, तो उसको आप कितना भी घोल लीजिए, क्या होगा, वो नहीं घुलेगा। रिएक्शन करा रहे हो लेकिन वहाँ पे ठोस ही दिखाई देगा, तो वो क्या बन गया, वो अवक्षेप बन गया, तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ा भी होगा आपके चैप्टर में। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो सभी को अच्छी तरह से पता है, अगर नहीं पता है तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 डॉट यानी कि इनटू 10H2O होता है। तो यहां पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, इसी आपके रसायन विज्ञान चैप्टर से ही। तो यहाँ पे देखिए, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण जो है, हाइड्रोक्साइड आयन बोल रहा है ये, हाइड्रोक्साइड आयन का आप मतलब समझते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन को बोलते हैं हम OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन को क्या बोलते हैं, OH माइनस आयन। इसका सांद्रण दिया है 1 × में 10⁻⁻12 मोल पर लीटर। लीटर के माइनस में 1 लगा है ना, तो ये पर लीटर हो गया। तो ये चाहे तो इसको हम लिख सकते थे मोल बटे में मोल बटे में लीटर, या फिर मोल पर लीटर में माइनस का चिन्ह लग जाता है। इस विलियन का पीएच होगा, इस विलियन का पीएच निकालना है, तो इसका बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से निकलता है। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। देखिए, अब जो पीएच का फॉर्मूला है ना, वो है माइनस लोग प्लस में, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो पीएच का फॉर्मूला है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग, ठीक है। ये तो हमारा माइनस लॉग, और यहाँ पे H प्लस आयन आ जाता है, हाइड्रोजन का प्लस आयन आएगा। बस ये फॉर्मूला छोटा सा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के हो तो आपको याद रखना ही है, इसके साथ एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी छोटा सा ध्यान रखना है। इसी तरह से छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, जो H प्लस आयन है, ठीक है, H प्लस आयन है, अगर इसका गुणा जो है हम किससे करें, OH माइनस आयन से, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का गुणा करें हम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का प्लस आयन होता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो माइनस का होता है, तो इन दोनों का गुणा का मान जो होता है ये हमेशा स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसका जो मान होता है 1 × 10⁻⁻14 होती है, 1 × 10⁻⁻14, ये स्टैंडर्ड दो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो चीज़ हमारे को दी गई है उसका मान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, मेरे को H प्लस का मान नहीं पता, लेकिन OH माइनस का मान मेरे को दिया हुआ है। तो OH माइनस का मान दिया हुआ है, तो मैं H प्लस का मान निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि सारा का सारा इक्वेशन मेरे सामने है। तो सबसे पहले देखिए, मैं H प्लस को तो यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है। तो H प्लस आयन को यहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए, 1 × 10⁻⁻14 है, तो 1 × 10⁻⁻14 हमने ले लिया। अब यहाँ पे OH माइनस आयन H प्लस के साथ गुणा था, तो इधर जब ब्रैकेट के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में OH माइनस आयन। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास H प्लस का मान क्या निकला, तो 1 × 10⁻⁻14 बटे में OH माइनस आयन। इसका सांद्रण हमारे को दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सांद्रण है 1 × 10⁻⁻12। तो OH माइनस आयन का जो वैल्यू है, जो मान दिया गया है, इसको हम यहाँ पे समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे H प्लस का मान निकालने के लिए हमने क्या करा,
1 गुणा में 10 की घात माइनस 14 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ही हमारी, ठीक है। बटे में OH माइनस आयन है, इसका सांद्रण हमें दिया हुआ है 1 गुणा में 10 की घात माइनस 12, ठीक है। अब जब माइनस का चिन्ह जब बटे में होता है ना, जब पावर वाली बात आती है, जब भी घात की बात आती है, तो जब घात किसी की नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाके वो घात प्लस की हो जाती है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहाँ पे घात को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, शांति से देखना है आपको, बस समझना है। तो यहाँ पर देखिए, ये H प्लस आयन तो ऐसे ही हमारा रहा, ठीक है। बराबर में क्या हुआ, ये 10 की घात देखो एक गुणा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी एक गुणा में, एक से कुछ भी गुणा करोगे तो उतना ही मान आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात तो ऊपर कितनी है, माइनस की 14 है, और नीचे वाली जो संख्या है 10 की घात माइनस 12 जो है, ये ऊपर जाके, गुणा तो गुणा का निशान तो रहेगा ही, ऊपर जाके 10 की घात प्लस की 12 हो जाएगी, 12 प्लस का हो गया। अब जब बेस समान हो, हमको पता है ना, आधार जब समान हो तो घातें जब गुणा में हो तो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दोनों घातों को जोड़ोगे तो देखो, ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 12 है, तो हमारे पास घात का मान क्या आ गया, 10 की घात माइनस 2, यही आया मान। तो 10 की पावर माइनस 2 क्या आया, H प्लस का मान आया 10 की घात माइनस 2, यही तो निकालना था। इतनी देर से हम क्या बात कर रहे थे, H प्लस हमारे को मान नहीं पता था, OH माइनस का मान पता था। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो पीएच का है, इसमें H प्लस की ही मान की जरूरत थी हमें। अब हम इस पीएच में जो है, यहाँ पर पीएच की वैल्यू में इसका मान रख देते हैं। तो मान रख देता हूं मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो पीएच का मान जो मैंने आपको दिखाया ये वाला, इसमें रखते हैं। तो पीएच बराबर है माइनस का लॉग H प्लस आयन, यही सूत्र है अभी ऊपर वाला। अब इस सूत्र की जगह H प्लस आयन का मान हमने निकाल लिया, ये क्या है, H प्लस आयन का मान है, ठीक है ना, ये H प्लस आयन का मान है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग, अब यहाँ पे कितना है, 10 की घात माइनस 2, यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 की घात माइनस 2। जब लोग की वैल्यू की बात करते हैं, जब लोग लिखा होता है ना, तो जो घात होती है वो लोग के आगे आ जाती है, ठीक है। घात जो होती है वो लोग के आगे आ जाती है, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो ये माइनस का 2 जब माइनस से आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 log 10 आ जाएगा, ठीक है। और log 10 का मान जो है हमेशा 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बचा क्या, 2 गुणा में 1, यानी कि हमारे पास 2 इसका मान आया, ठीक है। पीएच कितना आया, अभी पीएच हमने निकाला 2। अब यहाँ पे आंसर देखिए, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका जो पीएच आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। आपको ये समीकरण समझ में आई, इसको बड़े ध्यान से एक बार पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। पीएच निकालना था, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 10 की माइनस लॉग इनटू H प्लस आयन, हाइड्रोजन का प्लस आयन। और एक फॉर्मूला होता है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे को जो मान मिलता है हमेशा स्टैंडर्ड मान है। जैसे फॉर्मूला होता है ना हमारा, कोई भी फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला है, ये दोनों ऊपर वाले फॉर्मूले हैं जिसपे मैंने राइट टिक करा है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो इसका मान होता है 1 गुणा में 10 की घात माइनस 14। अब मुझे H देखो, OH का मान तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई हाइड्रोक्साइड का मान तो इसने दिया हुआ है सांद्रण का 1 गुणा में 10 की घात माइनस 12 मोल प्रति लीटर। तो OH सांद्रण हमें दिया गया है माइनस वाला, तो हमारे को निकालना क्या है, OH का तो मान हमारे पास था, तो हमारे को निकालना क्या है, प्लस का, क्योंकि लोग जो है हमारा ये H प्लस आयन से ही निकलेगा। और पीएच का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें केवल OH की वैल्यू रखनी है। तो OH की जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं, OH का वैल्यू दे रखा है हमारे पास, मान दे रखा है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे बटे में रख दिया। अब हमारे को पता है कि भाई माइनस की पावर जब ऊपर जाती है तो प्लस की पावर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 14 है, ये प्लस का 12 है, तो हमें मैथमेटिक्स तो आती है। हमारे पास बचा क्या, 10 की घात माइनस 2 बचेगी, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, इसलिए माइनस का हमारे पास आंसर बचा। अब 10 की घात माइनस 2 किसका मान निकला, H प्लस आयन का। हमारे पास H प्लस की ही जरूरत थी, H प्लस का मान हम पीएच वाले में इक्वेशन में रखेंगे, तो H प्लस के मान में हमने 10 की घात माइनस 2 रखी। माइनस लोग पहले से ही था, तो ये माइनस 2 पहले से ही था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 2 log 10। और log 10 की बात जो होती है, log की बेस जब 10 होती है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1। आगे जाके आप जब 10वीं 12वीं में पढ़ोगे तो केवल लोग ही लोग पढ़ने को मिलेगा, 11वीं 12वीं में, ठीक है, 10वीं में नहीं, 11वीं 12वीं में लोग बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में लोग का आप पीछा नहीं छोड़ेगा आपका लोग। तो ये लोग का मान जो होता है, ये लोग की
बेस जो 10 होती है इसका मान होता है हमेशा 1। ठीक है, तो इसका मान हमने रखा 1, हमारे साथ था यहाँ पे 2, तो 2 इसके साथ में गुणा हो गया क्योंकि सारे गुणा में है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2, इसलिए पीएच का मान कितना आ गया 2। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं हम? एंटासिड का, बिल्कुल सही समझा आपने, एंटासिड का हम उपयोग करते हैं। तो हमारे पास जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? तो जब ठंडा जल होगा, ध्यान रखना ठंडे जल की बात हो रही है, ठंडे जल में जब हम सोडियम को डालेंगे, ठीक है, सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ध्यान रखना Na जो सोडियम होता है ये ठंडे जल में जो है डालने से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है प्रोपेनॉल है, इसमें से कौन सा प्रोपेनॉल है आपको बताना है। प्रोपेनॉल का सीधा सीधा सूत्र आपको याद रखना है, C3H8O होता है। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? C3H8O होता है। अब देखिए कार्बन 3 कहाँ मिलेंगे? इसमें कार्बन 3 नहीं है तो इसको हटा दीजिए, पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि कार्बन 3 है क्या? यस, कार्बन तो 3 है। हाइड्रोजन 8 चाहिए तो हाइड्रोजन 7 है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी 8 है और एक ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। बाकी में देखिए हाइड्रोजन 3 है और सॉरी कार्बन 3 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 5 और एक 6, तो यहाँ पे 8 चाहिए तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, देखिए हाइड्रोजन कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और एक 7 है, हमको 8 चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको सूत्र याद है तो आप आंसर आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसी ऑप्शन को कई बार तोड़ करके अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है तत्व जो है एक्स, वो XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। ध्यान रखना है आपको, क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है, और ये क्या है? ठोस है यानी कि सॉलिड है, तथा जिसका गलनांक अधिक है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो आवर्त सारणी में वर्ग 2 में जितने भी तत्व हैं, वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं उनका गलनांक अधिक भी है और वो ठोस के रूप में भी होते हैं। अब आवर्त सारणी में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो होते हैं, हमें याद अगर है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। आवर्त सारणी को थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो वर्ग आपने अगर देखा है, वर्ग 2 को देखा है तो इसमें आपको मैग्नीशियम, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम, ये सारे के सारे हैं, बेरिलियम, स्टार्डियम, ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। रिबिडियम मिल जाएगा, रोबिडियम मिल जाएगा। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चंस आपके जो हैं इसमें देखिए अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। बीई नहीं है, एमजी है, एल नहीं है, बीए नहीं है, एसआई इसमें भी नहीं है, आपको आंसर मिल गया एमजी है। एमजी एक्स की जगह क्या आएगा? एमजी आएगा। तो सूत्र क्या बना? MgCl2। तो ये हमारा इस तत्व को नाम के एक्स क्या है? यहाँ पर mg है। mg को हम इस सूत्र में रखते हैं तो MgCl2 मिलता है। ये क्लोराइड है जो कि ठोस है और इसका गलनांक भी अधिक है। ठीक है, वर्ग 2 में जो भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे क्या है? ठोस क्लोराइड बनाते हैं, साथ ही साथ उनका गलनांक भी अधिक होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको जितने भी आवर्त सारणी के तत्व है स्टार्टिंग वाले मैक्सिमम 2 3 4 तक, 4 या 5 मान लीजिए, 5 वर्ग तक के आप आराम से याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, उसको भी हम करवा देंगे अगले खंड में। यहाँ पे उपखंड ग जो है आपका शुरू हुआ है जिसमें जीव विज्ञान के रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीव विज्ञान का पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं जो कि MCQ है। पहला प्रश्न, होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भैया होमोग्लोबिन के साथ ही हमारा ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, घूमता है, विचरण करता है, मस्ती करता है, मौज करता है और हमें जीवन देता है। तो होमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भूमिका क्या हो जाएगी? हमारे श्वसन में हो जाएगी। समझ में आ गया? पाचन में तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उत्सर्जन में नहीं है और पोषण में भी हमें जरूरत नहीं है। हमारे को श्वसन में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो कि होमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है? केवल जंतु में पाया जाने वाला चीज जो है इसमें से कौन सा है? देखो पादप भी श्वसन करते हैं, पादपों में भी हार्मोन होते हैं। श्वसन जो है पादप भी करते हैं, जंतु भी करते हैं, और हार्मोन जो है पादपों में भी होता है, जंतु में भी होता है।
हार्मोन्स जंतुओं में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत तरह के हार्मोन होते हैं। पादपों में बहुत ही कम हार्मोन होते हैं, लेकिन हमें उनके हार्मोन का बारे में पता भी है। कौन कौन से हार्मोन है आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता है तो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। उसके अलावा जो है वृद्धि की बात करें तो वृद्धि देखो मानव की भी होती है, यानी कि जंतु की भी होती है, और किसकी, पादपों की भी वृद्धि होती है। लेकिन तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र ऐसा चीज है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसे पूछा गया पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ पाई जाती है, पृष्ठ तल पर पाई जाती है। ठीक है, अधर तल पे नहीं, अधर तल और पृष्ठ तल ध्यान रखना, नीचे की तरफ पाई जाती है, तो मस्तिष्क के पृष्ठ तल पे पाई जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट होता है, बहुत एग्जामिनर घुमाएगा आपको। तो सेट्स सारे पढ़ लेना, ढंग से तैयार कर लेना, आराम से वीडियो को समझिए। अभी बहुत समय है जो आपको मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। समय रहते ही अपने आप को इतना ज्ञानी बना लीजिए कि 95% से कम आपके अंक कभी ना आ पाए। ठीक है, इतना आपको अपने आप को तैयार करना है। 18वां प्रश्न है मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है? तो मानव जो होता है, जो कि मानव मादा की बात कर रहा है, मानव मतलब मनुष्य में भ्रूण तो होगा नहीं। ठीक है, तो मानव में मादा की बात कर रहा है, तो मानव में भ्रूण का जो पोषण, भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। ये गर्भाशय में एक छोटा सा आकार का होता है। प्लेसेंटा के बारे में हम कुछ सेट में डिस्कस करेंगे आगे भी। ठीक है, प्लेसेंटा जो है यहाँ पर सारा का सारा पदार्थ जो है उसको मिलता है, पोषण का भी, और इसी जगह पे बच्चा जो है धीरे धीरे पल करके बड़ा होता है। ठीक है, और इसी प्लेसेंटा में वो उत्सर्जन भी करता है, वेस्ट पदार्थ भी निकालता है। तो यहाँ पर मानव भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा में मिलता है, या प्लेसेंटा से मिलता है। अगला जो 19वां प्रश्न है, आ चुके हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो एमसीक्यू है। उसके बाद हम बड़े प्रश्नों को देखेंगे। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो सभी को अच्छे तरीके से पता होगा मेरे हिसाब से। तो मैं आंसर बताने से पहले मेरे को सारे स्टूडेंट्स चाहेंगे कि एक बार अपने माइंड में सेट कर ले कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। तो यस, ए ऑप्शन बिल्कुल सबने सोचा है और सबका आंसर सही है। हमेशा क्वेश्चन के आंसर्स को मैं बताऊं उससे पहले आपको प्रिडिक्ट करना है कि मैं सही सोच रहा हूं या सर ने जो बताया है वो गलत है। तो ऐसे क्या हो जाता है कि आपने जो तैयारी करी है ना उसका अंदाजा आपको मिल जाता है कि आपको याद तो है। बस इतना आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो आप गलत अंदाजा भी लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, मायूस होने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा अफसोस होगा कि यार मैंने ये पढ़ा तो था लेकिन मेरे को याद नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा और कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से पढ़ने की तैयारी करोगे और ज़्यादा याद करने का प्रयास करोगे। 20वां जो प्रश्न है, तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला में उत्पादक है। तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन है, ये आपको बताना है। तो तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला में कीट लार्वा नहीं होता है उत्पादक, छोटी मछली नहीं होती है उत्पादक, और जो है सभी भी नहीं आएगा इसमें, पादप पल्लवक आएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पादप पल्लवक जो है आहार श्रृंखला में तालाब में उत्पादक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कीट लार्वा जो है इनको छोटी मछली खा जाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। पादप पल्वक ही केवल उत्पादक है जिसको जो है ये उत्पादक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट जो खंड ब है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे उपखंड क की बात करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन आएगा पहले फिजिक्स का, फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री के, और फिर देखेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, तो पहला खंड उपखंड जो है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी दर्पण, अब यहाँ पे किसी लिख दिया। अब किसी दर्पण का मतलब हो गया कि ना तो वो उत्तल हो क्या तो वो उत्तल हो सकता है, क्या वो अवतल हो सकता है, द्वारा बने किसी बिंब का प्रतिबिंब आकार में 1/3 गुना दिखाई देता है। बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? दर्पण तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ये दोनों बताना है। 4 अंकीय प्रश्न है, सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख दिए जाएंगे। ये जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी खंड ब होगा उसमें सारे प्रश्नों के अंक जो है उसके सम्मुख यानी उसके सामने दिए जाएंगे। तो आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर के हिसाब से आपको करना है। हमें क्या दिया गया है, हमें प्रश्न में दिया गया है कि फोकस दूरी, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख लिया कि फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमारे पास इसने बताया किसी दर्पण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों दर्पण के बारे में समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि दोनों दर्पण आपके लिए जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, कौन सी बात करेंगे हम, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में जो फोकस लेते हैं हमेशा नेगेटिव लेते हैं, माइनस में लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर दिया है तो ये -20 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले लेंगे।
अब दिया गया है आवर्धन, यहाँ पे क्या दिया गया, प्रतिबिंब का आकार में 1/3 गुना, जो बात आती है ये आवर्धन बताता है, मतलब कई गुना, कितना गुना बड़ा है वो, तो 1/3 गुना दिखा रहा है। तो ये m जो दिया गया है ये भी हमें माइनस में लेना होगा, किसमें, अवतल दर्पण में। m का मान हमेशा माइनस में लेना है अवतल दर्पण की जब बात होगी, तो ये ध्यान रखना है। फोकस भी हमें माइनस में लेना है और m भी हमें माइनस में लेना है। तो ये हो गया 1/3 माइनस का क्या, m, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। अवतल दर्पण की अभी बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की इधर बात करेंगे। तो m का मान आ गया -1/3। m का जो मान होता है, m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -v/u। पढ़ा होगा आपने ये इक्वेशन, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, और नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए कि m का मान जो होता है -v/u होता है, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, सभी के लिए -v/u। ठीक है, u क्या होगा, आपके जो आपका चित्र बनेगा उसकी दूरी, और जो है आपका v क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब है यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी दूरी। ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे कि कैसा बनेगा दर्पण में ये। अब देखिए m का मान मैंने लिख दिया -v/u, और -v/u का मान कितना है, m का मान कितना है -1/3, ये m का मान ही है। ठीक है, ये m का मान है, और -1/3 तो था ही पहले से। अब यहाँ पे देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों माइनस को हटा दूंगा, क्योंकि इधर भी माइनस, माइनस माइनस हटा दो तो बचा क्या, v/u बराबर 1/3। ठीक है, v/u बराबर 1/3। अब यहाँ से b का मान निकाल लें, b ऊपर है तो b का मान निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे ऐसे इस तरह से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करते ही आपको मिला गया, तो हमें मिला 3v बराबर u। इस तरह से गुणा किया तो 3v, और इधर u को 1 से गुणा किया तो u, तो 3v बराबर u। तो v का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, v बराबर u/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा 1/f का। अच्छा, अब दर्पण सूत्र हमें पता है 1/f = 1/v प्लस 1 में u होता है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, कई बार पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे 1/f, f का मान अभी हमने देखा था कि ये -20 लेना है हमें, अवतल दर्पण में -20 लेना है, तो हमने अवतल दर्पण में क्या करा, इसको -20 ले लिया। ठीक है, तो 1/f का मान रखा -20। इधर हमारे पास 1 में क्या है, v है, v का मान कितना है, u/3। तो u/3 को जब u/3 को 1 में लिखोगे, यहाँ पे v का मान रख रहे हैं, v का मान कितना है यहाँ पर u/3, तो ये 1 रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, u नीचे रह जाएगा, यहाँ पे आ गया 3/u। समझ में आ गया होगा ना अब, तो ये चीज़ हमारे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे 3/u आ गया। ठीक है, इसमें मान रखा हमने v का, प्लस में 1/u, तो यहाँ पर भी नीचे u, यहाँ पर भी u, तो एलसीएम क्या आ गया u, और यहाँ पर जब एलसीएम ले लोगे तो 3 प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपके पास में क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4/u क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 20 गुणा में 4 हो जाएगा, जो कि 80 -80 आ जाएगा u का मान। तो u बराबर -80 सेंटीमीटर आ गया। और इस तरह से v का मान क्या आ जाएगा, तो v में जो है u का मान रख दो, v का मान यहाँ से निकल जाएगा, u का मान यहाँ पे रखिए, तो -80/3 जो है आपका v का मान आ गया। तो u और v का मान आ गया हमारे पास। अब हम इसका चित्र बना के देखते हैं कैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका कैसा दर्पण था, अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बनेगा। अब अवतल दर्पण में इसने बोला क्या है कि u जो है -80 है, तो -80 है यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो वस्तु है, ठीक है, जो वस्तु है वो -80 इस दूरी से, आपको चिन्ह प्रपट्टी याद है तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो हम अगले आने वाले सेटों में चिन्ह प्रपट्टी का क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु जो है ये -80 की दूरी पर है, कहाँ से, आपके अवतल दर्पण से, तो आपका हमेशा ये उल्टे हाथ की तरफ बनेगा, तो उल्टे हाथ में रखा इसको। और जो इसका बिंब है यानी कि इमेज जो है, इमेज मतलब जो वस्तु का चित्र बन रहा है, जो चित्र बन रहा है या बिंब बन रहा है, बिंब बोलिए, जो बिंब बनेगा या चित्र बनेगा वो बन रहा है -80/3 दूरी पर, क्योंकि यहाँ पे v का मान दिया हुआ है, v ये है, मैंने बताया ना, ये u है और ये v है, तो u तो -80 है, तो ये कहीं दूर बना, और v जो है 80 से कम है, क्योंकि -80/3 है, तो -80/3 कितना हो गया आपका, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 25, 26, 27 के आसपास आ गया। तो यहाँ पर आपका जो है -27 तो इधर आ जाएगा, पास में आ जाएगा, चित्र के जितना माइनस माइनस का जितना मान होगा उतना तो दूर जाएगा ना, तो ये आपका -80/3 v का मान आया। अब देखिए चित्र के ये दोनों किस तरफ बने हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बने हैं। अगर लेफ्ट हैंड में बना है तो देखिए ध्यान से, वस्तु कैसा है आपका, इमेज जो है वो चित्र
जो इमेज बनी है वो मिरर के सामने बनी है। अगर सामने बनी है तो कैसी होगी, वास्तविक बनी है। और माइनस का साइन है इसलिए कैसा बना है, ये उल्टा बना है। तो वास्तविक और उल्टा जो है इसका हमारे को मिला मान। ठीक है, तो हमारे से यही क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। तो बिंब जो है दर्पण से -80/3 बिंब की दूरी बी बताता है, -80/3 दूरी पर स्थित है। ठीक है, और क्या पूछा इसने, दर्पण तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो दर्पण जो है ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, यहाँ पर छोटे छोटे रूप में आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए हम बात करें तो हमारे को उत्तल दर्पण में फोकस जो है वो प्लस में लेना है, प्लस का रहेगा। तो प्लस का लिया हमने, यहाँ पे माइनस का लिया, ध्यान रखना है। अच्छा, दिया गया आवर्धन जो है यहाँ पर माइनस लिया था लेकिन यहाँ पर भी प्लस का रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तल और अवतल दर्पण के लिए जो एम है और एफ की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और यहाँ पर उत्तल दर्पण में एफ की वैल्यू जो है दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगी। अब हमारे को m का मान अभी मैंने बताया था -v/u, तो -v/u लिख दोगे, 1/3 था तो 1/3 लिख दोगे। अब यहाँ से v का मान निकाल लोगे, अभी मैंने यहाँ पे समझाया था तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, v का मान निकल गया। v का मान निकल गया तो आपको क्या है, दर्पण सूत्र यूज करना है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। v का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/u/3 लिखोगे तो ये -3/u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, इस v का मान क्या है, -u/3, तो यहाँ पे -u/3 लिखोगे तो 1/-u/3 हो जाएगा। तो जब ये उल्टा हो जाएगा, अभी समझाया था मैंने इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसको सॉल्व कर दोगे जैसे मैंने इधर करा था, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हमने सॉल्व कर दिया तो बचा क्या, हमारे पास क्या बचा, आंसर देखो ध्यान से। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, u आएगा, ये -3 आ गया, यहाँ +1 आ गया। तो -2/u जो है 1/20 का मान आया, गुणा करा तिरछा वाला तो u का मान निकल के आएगा -40। u क्या है, तो u जो है आपका वस्तु की दूरी है, और v क्या बताता है, ये बिंब की दूरी बताता है, ये पता है ना आपको। v जो है बिंब की दूरी है, तो ये कितना आया, ये -40 आया। -40 को v के मान में रख दो। ये v का मान जो है, हम यहाँ पर देखो v का मान है, ठीक है, सॉरी u का मान है ये कितना, -40। तो यहाँ पे u का मान जैसे ही मैंने -40 रखा तो -40, और ये माइनस पहले से ही था तो प्लस का 40/3 हो गया ना v का मान, तो प्लस का 40/3 आया। और यहाँ पर जो है हमारा ये कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण था। तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से बनेगा। अवतल दर्पण देखिए ध्यान से, इधर ऐसे बना है, और उत्तल दर्पण जो है आपका ऐसे बनेगा। अब जो है आपको पता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का है। तो प्लस के चिन्ह जो है इधर आते हैं, इधर प्लस का होता है इधर माइनस का होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें भी इधर प्लस का होता है इधर माइनस का होता है, आपको पता है। तो दोनों माइनस थे तो इधर लिखा हमने। अब प्लस का जो आया v कितना है, 40/3, तो ये दर्पण के पीछे क्योंकि प्लस का है ये। और ये u कितना है, माइनस का है, तो माइनस का इधर लिखेंगे, कहीं u इधर आया होगा कहीं माइनस में, तो -40। ठीक है, और इधर v जो है पीछे बनेगा क्योंकि प्लस का है। पता है ना आपको, चिन्ह प्रपट्टी का मैंने बात बताया था आपको कि उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको चिन्ह प्रपट्टी के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर बिंब यानी कि जो वस्तु का बिंब जो बना है v, वो अगर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, वो हो जाएगा आभासी। ठीक है, और आभासी होगा तो हमेशा याद रखना है वो सीधा होगा। अगर वास्तविक होगा तो हमेशा याद रखना है वो उल्टा होगा, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, चाहे वो कोई सा दर्पण हो या चाहे कोई सा भी लेंस हो। जब वास्तविक आपको पता चल गया कि वास्तविक है तो वो बिंब हमेशा उल्टा बनेगा, ध्यान रखना है। अगर वो बिंब आपको पता चल रहा है कि वो आभासी है तो सीधा बनेगा। या फिर एक और चीज रट लीजिए, अगर आपको पता चलता है कि बिंब जो है उल्टा बनता है, आपको अगर ये याद रहता है कि आपने देखा कि यार बिंब तो उल्टा बन रहा है, तो हमेशा वास्तविक बनेगा। ये चीज रटना है तो रट लीजिए, उल्टा है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। आपको एक पता चल जाएगा दूसरा आप लिख सकते हो। अगर आपको वास्तविक का पता है तो आप बोल दो कि भैया उल्टा है, ठीक है। अगर आपको उल्टा का पता है तो आप बोल दो वास्तविक है। इसी तरह से अगर आपको पता चल जाता है कि बिंब है आभासी तो कैसा बना होगा, सीधा बना होगा। अगर आपको पता चल जाता है कि बिंब जो है सीधा बना है तो कैसा होगा, वो आभासी होगा। ये आपको पता होना चाहिए, रट लो, ये आपस में कनेक्टेड है। आभासी होगा तो सीधा होगा, या सीधा होगा तो आभासी होगा। अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा, या उल्टा है तो वास्तविक होगा। ये चीज आपको एकदम रट लेना है, किसी भी तरीके से रट लेना है, रट लेना है, रट ही लेना है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये 4 नंबर आपने यहां से प्राप्त कर लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझाने में समय लगा, बाकी आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बस बहुत आसानी से इसको कर लोगे आप। अगला जो प्रश्न उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे
श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से कैसे होता है, चित्र बना करके समझाइए। तो हम कहते हैं जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत मतलब सफेद प्रकाश, जो सूर्य की प्रकाश है उसको हम बोलते हैं सफेद प्रकाश, क्योंकि ये 7 रंगों का संयोजन होता है। जब 7 रंग मिल जाते हैं तो वो सफेद बन जाता है, और जब कोई भी रंग नहीं होता है तो वो काला होता है। यानी कि रंग, सभी रंगों की उपस्थिति मिल करके एक सफेद रंग बनाती है। अगर कोई भी रंग नहीं है तो वहां पे काला रंग मिलेगा। काले रंग का मतलब होता है कि कोई रंग ना होना। समझ में आ गया आपको, ये चीज समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो श्वेत यानी सफेद प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी यानी कि अपने छोटे छोटे टुकड़ों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कभी कभी पूछता है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण बोला है तो हमने वर्ण विक्षेपण समझा दिया, ठीक है। प्राप्त रंगों के इस बैंड को जो है हम स्पेक्ट्रम कहते हैं अथवा वर्णक्रम कहते हैं। तो आपको याद रखना है तो स्पेक्ट्रम याद रखिए या फिर वर्णक्रम याद रखिए। आगे जब आप 12th में जाओगे तो ये 11th में जाओगे, अगर आपने फिजिक्स ले ली तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। अब चित्र अनुसार जो है सूर्य का प्रकाश जो है एक प्रिज्म पर डालते हैं तो प्राप्त जो वर्णक्रम है यानी कि जो भी हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो एक पर्दे पर कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहला बैंगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा मिलेगा, उसके बाद में पीला मिलेगा, नारंगी मिलेगा और लाल मिलेगा। हमारा जो यहाँ पर देखिए चित्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारा श्वेत प्रकाश है वो गुजरता है किसी प्रिज्म से, तो हमारा श्वेत प्रकाश जो है यहाँ पर आया प्रिज्म पे, ठीक है। इसको गुजरना तो चाहिए था सीधा, को गुजरना चाहिए था इस तरह से सीधा, लेकिन जब ये प्रिज्म के इस बिंदु से टकराता है तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और थोड़ा सा नीचे आकर के जो है इस तरह से मुड़ जाता है। तो जो पहला रंग निकलता है, ठीक है, वो आपका आ जाता है आर, ठीक है। फिर ओ ऑरेंज, फिर जिसको लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी और बैंगनी। इसको हम नीचे से शुरुआत करते हैं याद करने के लिए। यहाँ पे विव गो योर भी बोलते हैं, विव गो योर भी बोलते हैं, या फिर बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नीचे से स्टार्ट होता है, इस रंग को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये नीचे जाएगा आपका, तो ये कलरफुल चित्र है। आप चाहें तो स्केच पेन से अपने आंसर शीट में जब एग्जाम होगा तो उसमें बना सकते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। लाल जो है ये लास्ट में लिखा है यानी कि ये ऊपर जाएगा, यह ध्यान रखना है। तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करना। आपका वर्णक्रम देखिए यहाँ पे मैंने तीर भी बना रखा है कि तीर जो है इस तरह से आपका बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्दे पे जो रंग मिलेंगे इस तरह से मिलते हैं। तो ये चीज़ हमको इसमें समझानी थी, ठीक है। और इस घटना को जो है और थोड़ा सा समझाएंगे, जिसमें क्योंकि इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, कैसे होता है चित्र बना करके समझाना है, वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, इस सब चीज़ें हम इसमें बताएंगे। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ये चित्र आपको समझ में आ गया। अगर आप पेंसिल से डायरेक्ट वैसा बनाते हैं, नॉर्मल चित्र बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जाएगा, जिसको सीधा निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आप जैसा बना रहे हैं चित्र उसके हिसाब से। तो ये कैसा जाना चाहिए था, एकदम सीधा ऐसे जाना चाहिए था। देखते हो आप सीधे से थोड़ा सा नीचे बैंड हो गया है, तो यहाँ से जैसे ही बैंड होगा तो पहला आपका जाएगा लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर आपका नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इस तरह से वीवी ग्योर बन जाएगा, या बेजानी हपी नाली नाल नाला, सॉरी बेजानी हपी नाला। तो यहाँ पर आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी है इसके याद करने के। अब जो है हम बता देंगे, देखिए यहाँ पर आपको देखने को कुछ मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम। अब देखिए ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी, कौन सी किरण थोड़ी सी मुड़ी, लाल वाली, तो विचलन कम हुआ है इसका। यहाँ से इसको सीधा निकलना था लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो कौन सा कम टेढ़ा हुआ है, तो लाल सबसे कम टेढ़ा हुआ है, उसी को हम विचलन बोलते हैं, अपने रास्ते से कम भटकता है। तो लाल प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है, कम भटकती है। लेकिन बैंगनी देखिए आपको सीधा निकलना था और बैंगनी इतनी बैंड हुई कि सबसे नीचे चली गई। तो बैंगनी जो किरण है इसमें सबसे अधिक विचलन होता है। इसका एमसीक्यू भी बनता है, ध्यान रखना है कि किस रंग का विचलन सबसे कम या किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो आपको अगर ये लाइन आपको याद है ना तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन यानी भटकता ज्यादा है। कौन, बैंगनी, अपने रास्ते से बहुत ज्यादा भटक करके नीचे की तरफ आ रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ से सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा तो थोड़ा सा घूमा, कौन सा, लाल, थोड़ा सा उससे कौन, नारंगी, फिर कौन सा घूमा, पीला, फिर हला, फिर उसके बाद नीला, फिर जामुनी, और सबसे ज्यादा भटका कौन सा, बैंगनी। तो सबसे अधिक जो होता है आपका विचलन उसमें बैंगनी में होता है। अन्य रंग जो है इन दोनों के बीच में रहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहते हैं, किसके, लाल और बैंगनी के बीच में ही भटकते हैं। बाकी आपको सीक्वेंस याद रखना है, यही रहेगा पूरा।
अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की, जिसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, तो इसको भी लिख देंगे। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मतलब हो गया कि जो चीज जो है ज्यादा विचलित होती है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जिसका कम हुआ विचलन, वो उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। जिसका विचलन कम होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। किसकी? लाल रंग आपका विचलन कम करता है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ज्यादा होती है। बैंगनी रंग का तरंग विचलन सबसे अधिक है, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। तरंग दैर्ध्य के बारे में आप जो है 12th क्लास में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको तरंग दैर्ध्य याद कर ध्यान रखना है कि लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा से होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब है कि जो आप कोई भी कलर देखते हैं ना, तो आपकी आंखों पर जो है सीधा का सीधा इंपैक्ट डाले। इसीलिए तो हम लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने की वजह से तो हम इसको रेड सिग्नल, हर जगह पे खतरे के निशान के रूप में उपयोग करते हैं। बैंगनी रंग नहीं ले सकते। बैंगनी रंग जैसे ही लगाएंगे तो थोड़ी देर, थोड़ा सा दूर जाओगे आप उस बैंगनी से, आपको दिखाई नहीं देगी बैंगनी रंग, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। ठीक है, और इसी तरह से अगर लाल रंग को आप कितना भी दूर चले जाओ, चमक मारती है दूर से ही, अरे यार रेड लाइट जल चुकी है भैया, थोड़ा सा स्लो चल ले। या फिर देखोगे कि यहाँ पे, वहाँ पे नारंगी रंग भी आपको देखो, उसका भी विचलन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नारंगी जो है लाल से थोड़ा सा कम विचलित होता है। तो उसकी वजह से क्या होती है कि लाल रंग की तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है ही है, लेकिन उससे जस्ट थोड़ी सी कम किसकी है? नारंगी की। इसीलिए तो नारंगी को हम रेडी स्टडी गो में हम लगाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य जो है अलग अलग होती है। सभी की रंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। लाल की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, फिर नारंगी की लाल से कम होती है, नारंगी से कम पीला का होता है, पीला से कम हरा का होता है, हरा से कम नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। इस तरह से तरंग दैर्ध्य जो है कम होती जाती है, और जितनी तरंग दैर्ध्य कम होगी उतना ही वो रंग कम दिखाई देगा दूर से। अगला जो प्रश्न है, तीन प्रतिरोधक को प्रतिरोगिता, अच्छा तीन प्रतिरोधक हैं जिनकी प्रतिरोधकता जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए, यानी किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका जो परिणाम मिलेगा वो प्रतिरोध का मान जो है 1 ओम हो जाए या फिर 4 ओम हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न की बात करें कि 1 ओम हमें प्राप्त करना है सबका प्रतिरोध मिला करके, तो सभी को क्या करेंगे? हम संयोजित कर रहे हैं इसमें समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब होता है एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। समांतर मतलब आपस में बराबर बराबर सीधे सीधे क्रम में चले। तो 2, 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने समझाया था एक एमसी का क्वेश्चन। समांतर क्रम की जब भी बात होगी तो 1/r लेंगे। तो 1/r मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनका एलसीएम लीजिए, 6/6 आएगा, काट दीजिए तो 1/r का मान आ गया 1/1। क्रॉस गुणा करिए तो आर का मान आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा आर का मान इस तरह से निकल जाएगा। अगर मेरे को इसने बोला है दूसरा मान निकालना है आपको, अगर 4 ओम आपका प्रतिरोध का मान निकालना है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे, जोड़ के देख लेंगे। पहले मैंने 2 ओम को जो है किस में लगाया? श्रेणी क्रम में लगा दिया, और 3 और 6 को कैसा जोड़ दिया? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो जुड़े हो पहले समांतर क्रम में निकाल देते हैं। समांतर क्रम का प्रतिरोध जो है 1/r होता है। अभी अभी हमने निकाला था समांतर क्रम का 1/r। यहाँ पे समांतर क्रम में 3 है और 6 है, तो 3 और 6 को ले लेते हैं, 1/3 प्लस में 1/6, तो इसका मान आ गया 1/2 ओम। आप एलसीएम लेके देख सकते हो। अब ये आर का मान यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम तो हमारे पास आर का मान आ गया, और पहले से ये श्रेणी में हमने जोड़ दिया है, तो इसको श्रेणी से, श्रेणी का मान होता है सीधा डायरेक्ट जोड़ देना, मतलब बटे में नहीं आएगा। तो 2 ओम तो पहले आर का आया था, इस वाले दोनों का मान कितना आया था? आर का मान कितना आया था? 2 ओम। और उसके बाद में दूसरा जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो डायरेक्ट उससे जुड़ जाएगा। तो 2 ओम तो पहले से मान आया था, 2 ओम हमारे पास हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, हमारे पास 4 ओम जो है इसका आंसर आ गया। तो बस इतना सिंपल सा आंसर है। इसमें हमने लिख दिया है कि किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, किसको समांतर क्रम में जोड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में होता है? 6 नंबर के प्रश्न है ये। यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं क्या हैं? कभी कभी पूछेगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्रियाओं में अंतर क्या है। तो हम दोनों की ही बात करेंगे। जब हम वीडियो बनाते हैं तो सोचते हैं कि जिस एक क्वेश्चन में जितना कवर अच्छा हो जाए उतना हम कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत मोटर के सिद्धांत की, उसके बाद बात करेंगे हम अथवा वाले पार्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हमें देना है विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, तो सबसे पहले हम विद्युत मोटर क्या है ये जान लेते हैं। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है,
कार्य अब इसकी जो है सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत देखिए, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली को कैसे रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये चुंबक क्षेत्र है और ये कोई कुंडली है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है ना, एन और एस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसके बीच में हमने ये जो है कि कुंडली रखी है। कुंडली क्या होती है, बहुत सारे तांबे के तारों को बनाया हुआ एक गुच्छा होता है, और इसको जो है हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं। तो इस कुंडली को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब इसमें विद्युत धारा यानी कि किसी बैटरी से, किसी भी सोर्स से हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बल जो है प्राप्त होता है इस पूरे आर्मेचर को, और ये घूमने लगती है। तो यहाँ पे देखिए, अब जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब होता है बल का जोड़ा, ठीक है। बल का जोड़ा कार्य करने लगता है। यह बल युग्म यानी कि बल का जोड़ा जो है कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। वहीं पर जहां पे वो कुंडली है वहीं पर वो घूमती है। जैसे आपका पंखा घूमता है, आपके कूलर घूमते हैं, उसके पंखे घूमते हैं, तो वो सब क्या है, एक ही अक्ष पे घूमते हैं। इधर उधर घूमेंगे तो फिर तो आप जानते हो, उस कूलर के पीछे पीछे या पंखे के पीछे पीछे भागते दिखोगे, तो वो अपने अक्ष पे घूमते हैं, जिसकी दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो सिद्धांत क्या है कि भैया, इसका सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर निर्धारित होती है, ठीक है। यह कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। अगर कुंडली को हमने फ्री छोड़ रखा है भाई, एक जगह इस एंड पे पिन लगा दिया और इस एंड पे पिन लगा दिया, तो ये कुंडली अपने अक्ष पे घूमती रहेगी। अगर हमने इसको बांध दिया तो ये कुंडली नहीं घूमेगी। तो अगर वो स्वतंत्र रूप से है तो वो घूमने लगती है। और मोटर, विद्युत मोटर की संरचना बतानी है हमारे को, कार्यविधि बतानी है, तो कभी आपसे कार्यविधि पूछेगा या फिर उसकी संरचना पूछेगा। तो संरचना हम देख लेते हैं, कार्यविधि नीचे देख लेंगे, ठीक है। संरचना में क्या क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे चित्र में क्षेत्र चुंबक होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और विभक्त बलय जिसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं ये है, और ब्रुशेस है, जो कार्बन ब्रुश बोलते हैं, ठीक है, ये होता है, और एक आर्मेचर होता है, और साथ साथ एक बैटरी होती है। बस ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको आप इस तरह से सिंपल बना सकते हैं। अब इसके जो जो पार्ट है इसको बताते हैं कि भैया ये बना कैसा होता है। तो विद्युत मोटर का जो संरचना में सबसे पहले चुंबक क्षेत्र या क्षेत्र चुंबक, जिसको फील्ड मैग्नेट बोलते हैं, ये एक प्रबल स्थायी चुंबक होते हैं जिसके ध्रुव खंड जो है एन और एस हैं। तो एन और एस जो है इसके ध्रुव खंड है। बस एक लाइन में हमने समझा दी। आर्मेचर क्या है, ये तांबे के तार के अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है। ABCD नाम दे दो, EFG दे दो, XYZ और MNOPQR, जो भी आपको मानना है वो दे सकते हैं, बाकी मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ये तांबे के अनेक फेरों वाला एक आयताकार कुंडली जो है होती है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। नर्म लोहे के क्रोड पर बहुत सारे तांबे के तार को लपेट करके बनाई जाती है। कभी आप पंखे की वाइंडिंग या मोटर की वाइंडिंग किसी वाइंडिंग दुकान पे गए होगे तो आपको पता चल चुका होगा। देखते हो लोग जो है हाथों से चरखा सा घुमाते हैं और तारों को जो है लपेटते रहते हैं। वो क्या बनाते हैं, वही तो बना रहे हैं आर्मेचर। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव एन और एस के बीच में घूमती है। तो एन और एस के बीच में भैया ये घूमती है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा है। इसका जो है संरचना अगर हमसे समझाने को बोले तो हम उसको भी समझा सकते हैं। तो इस संरचना को आपको याद रखना है, ये नहीं कि भूल जाओ आप। विभक्त वलय क्या होता है, स्प्लिट रिंग। विभक्त वलय जो है ये स्प्लिट रिंग है, आप देख रहे हैं जो यहाँ पे, ये जो नीले कलर का ये स्प्लिट रिंग है। यह वलय जो है पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है, जैसा कि चित्र में S1 और S2 दिखाया गया है। यहाँ पे S1 और S2 जो है ये क्या बता रहा है, स्प्लिट रिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपका ये S1 है और ये आपका S2 है, ठीक है। ये वलय जो है आर्मेचर की शाफ्ट से जुड़े होते हैं और तथा आर्मेचर के साथ घूमते हैं। जो आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है, इसके शाफ्ट से ये जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा होता है, और ये दोनों जो है घूमते हैं। अब जो है इसके बाद में चौथा पॉइंट जो है ब्रश। तो यहाँ पे जो ब्रश होता है, ये जिसको B1 और B2 से दर्शाया गया है, ये इस विभक्त वलय पे टच रहते हैं। मतलब टच रहते हैं, घूमते नहीं है, टच रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विभक्त वलय S1 और S2 धातु की बनी दो पत्तियां B1 और B2 को स्पर्श करते हैं। B1 B2 को स्पर्श करते हैं। विभक्त वलय की S1 और S2 जो है ये किसको करते हैं स्पर्श, B1 और B2 को स्पर्श करते हैं। केवल घूमते नहीं है, B1 और B2 घूमते नहीं है, केवल ये स्पर्श में रहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। इन ब्रुशों को बैटरी से संयोजित किया जाता है। ये देखो यहाँ पे बैटरी से इनको संयोजन किया गया है। यहाँ पे प्लस एक तरफ है तो प्लस से जो करंट जाएगा आपका, ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस तरह से पास होगा, यहाँ से आएगा, वापस आएगा, और फिर B2 से निकलता हुआ वापस बैटरी में चला जाएगा, फिर बैटरी से वापस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन ब्रुशों को बैटरी से संयोजित करते हैं। एक ब्रुश जो है, एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। तो ये तो हो गई इसकी संरचना।
अब जो है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसमें बैटरी को भी बता दिया है कि बैटरी जो है इसमें संयोजित होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैटरी का नाम भी ले लिया, तो बैटरी को बताने को अलग से जरूरत नहीं है। अब कार्यविधि की बात करें, इसका वर्किंग पूछा गया, यहाँ पे वर्किंग पूछा गया आपसे, संरचना भी पूछता है, वर्किंग भी पूछता है, तो यहाँ पे कार्यविधि और सिद्धांत बताया था, सिद्धांत हमने बता दिया, ठीक है। और इसका जो है किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण में होता है, तो हमने ये भी बता दिया था कि जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो हमारे को ये दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो कार्य विधि है वो क्या होगी, इसको समझ लेते हैं। कार्य विधि में देखिए, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर जो है कपल कार्य करता है, जिसको यहाँ पे जैसे ही जाएगा कुंडली पे तो यहाँ पर जो है कपल कार्य करने लगेगा। और ये कपल जो है क्या करता है, यहाँ पर इसको एक बल युग्म प्रदान करता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यहाँ पर जो है एक बल युग्म कार्य करता है। जब कपल होगा यानी कि दो तरह के फोर्स लगेंगे तो एक बल युग्म बन जाएगा, और बल युग्म की वजह से जो है ये घूमने लगता है। आप देखो, ए बी और सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में चुंबकीय बल कार्य करते हैं। तो ये ए बी है और ये सी डी है। अगर इस पे देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये चुंबकीय बल जो है इस तरह से लग रहा है आपका, ठीक है, और इसमें इस तरह से लग रहा है, तो विपरीत दिशा में है लेकिन बराबर लगेंगे। तो विपरीत दिशा में भी लगे और बराबर लगे, तो विपरीत दिशा में बराबर बल जो है वहां पे कार्य करते हैं। ये दोनों बल जो है एक युग्म बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूमने लगती है और कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त बलय भी घूमने लगते हैं, जो कि हमने बताया था। जो यहाँ पे विभक्त बलय जो है, ये रिंग जो है, ये रिंग जो है घूमने लगती है, ये साथ साथ में इसके साथ ही घूमती रहती हैं। और फिर एक जो है आपकी रिंग S1 B1 को टच करेगी, फिर B2 को टच करेगी, इस तरह से B2 जो है B2 को टच करेगी, फिर B1 को, तो आपस में अल्टरनेटिव ये टच करते रहेंगे, कंटिन्यूअस करते रहते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए और क्या लिखना है हमें, और कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त जो बलय हैं वो घूमने लगते हैं। अतः विभक्त बलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि विभक्त बलय जो पहले एक ब्रुश पे था वो दूसरे पे पहुंच जाता है, क्योंकि घूम रहा है तो भैया वो घूमते घूमते दूसरी जगह, यहाँ पे था तो यहाँ पे घूम के इधर पहुंचा, यहाँ से घूम के इधर पहुंचा, तो घूम करके एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तथा कुंडली के घूमने के कारण उसके शाफ्ट को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और इस प्रकार विद्युत मोटर जो है कार्य करने लगती है। बहुत ही सिंपल सा कार्य विधि है, आसानी से याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उपयोग पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में उपयोग भी पूछा गया है, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है उपयोग। उपयोग जो है किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण होती है, तो उपयोग हमने बता दिया कि इसका जो है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाकी कभी कभी पूछता है कि इसका उपयोग के विभिन्न नाम बताइए। उपयोग, जो विद्युत मोटर का उपयोग जो है बिजली के पंखे, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन और अनेक विद्युत उपकरण जो है बहुत सारे चलते हैं जिसमें इनका उपयोग किया जाता है, तो ये इसका उपयोग भी हो गया। अलग से हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब जब भी लिखें तो हाईलाइट करें पॉइंटों को, ध्यान रखिएगा। पॉइंट जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे, एग्जामिनर सोचेगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा, वो बारीकी से नहीं चेक करता, आपके पॉइंटों को देखता है कि हाँ आपने पॉइंट के नाम मेंशन कर दिए, इसका मतलब आपने सब कुछ सही लिखा है। चित्र जो है आपके स्पष्ट होने चाहिए, चित्र बिल्कुल साफ बनाइएगा ताकि एग्जामिनर देखते ही चित्र आपका आंसर को राइट कर दे। अब इसी के अथवा पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं क्या हैं, इनको आपको समझाना है। कभी कभी पूछेगा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाओं में क्या अंतर है, ये आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, ये समझ ले, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से प्राप्त होती है। तो नाभिकीय जो भी द्रव्यमान है, ठीक है, उसके ऊर्जा में जो भी रूपांतरण हम कन्वर्जन करेंगे उसके द्वारा जो है नाभिकीय ऊर्जा हमारे प्राप्त होती है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन तो आपको याद रखनी है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर के हिसाब से हमें आंसर देना है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, देखिए यहाँ से नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो सबसे पहले हम नाभिकीय विखंडन की बात कर ले, चाहे तो आप नाभिकीय संलयन भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, डायग्राम बनाना चाहे तो बना दें, अगर डायग्राम बना देते तो एग्जामिनर आपके थ्योरी को पढ़ेगा ही नहीं। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भारू परमाणु जैसे कि यूरेनियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन, जिसको थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं, उससे बमबारी करा करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाया गया, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है,
ठीक है, इस न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे निम्न ऊर्जा का न्यूट्रॉन है। कौन सी ऊर्जा का है न्यूट्रॉन? निम्न ऊर्जा का, यानी कि बहुत ही छोटी ऊर्जा का न्यूट्रॉन है। देखिए छोटी ऊर्जा है, जिसका आपको नीचे जो परमाणु संख्या दे रखी है ये कितनी है? 0 है, 0 है। और जो ऊपर दे रखी है आपको, वो परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 1 है। अब इसका जो है बमबारी की गई किसके ऊपर? ये बड़े यूरेनियम के एक एटम के ऊपर। ठीक है, भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम है, इसके ऊपर क्या करेगी? बमबारी की गई, इसको इसको इम्पैक्ट कराया गया इस। और जब इस पे इम्पैक्ट कराया गया तो ये नाभिकीय विखंडन हुआ। विखंडन मतलब टूटना। तो यहाँ पे विखंडित हुआ। अब यहाँ पर जो है ये आपका इस यूरेनियम का साइन यू है। ठीक है, और नीचे जो इसका दिया गया है ये 92 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है इसका? तो 92 में जो ये है आपका परमाणु संख्या, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ये क्या है? ये प्रोटॉन है। मैंने नीचे लिखा है आपको समझने के लिए कि नीचे वाली चीज़ क्या होती है। नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये प्रोटॉन कहलाती हैं, और ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या चीज़ें कहलाती हैं। ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए। और जो जब ये टूटता है छोटे छोटे न्यूट्रॉन की बमबारी से, जब एक बड़ा यूरेनियम का पूरा जो है परमाणु, तो इसको विखंडन कहते हैं, यानी कि बिखर जाता है ये। और बिखरने के बाद में जो है ये यूरेनियम जो था, ये देखिए 235U92 था। अब जो है ये आपका टूटने के बाद में बहुत सारे, अभी इसको तोड़ा है हमने, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन प्लस हो रहा है, यानी कि इस पर हम बमबारी कर रहे हैं। तो 235 की जगह एक और इसलिए ले लिया तो कितना हो गया? 236। तो यहाँ पे देखिए 236, और इसका 92 तो था ही नीचे, तो यहाँ पे 92 है ही। अब ये टूट करके जो है इसमें आपका किसमें बन गया? तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेरियम में टूटा। ठीक है, उसके बाद ये न्यूट्रॉन, छोटे न्यूट्रॉन में टूटा, फिर न्यूट्रॉन में टूटा, छोटे न्यूट्रॉन में टूटा। तो मेनली जो है ये आपके न्यूट्रॉन्स में टूटता है, और बेरियम में टूटता है, और क्रिप्टॉन में टूटता है। यहाँ पे क्रिप्टॉन है ये। तो एक तो क्रिप्टॉन बनता है इसका, अगर हम एक यूरेनियम लेते हैं तो एक क्रिप्टॉन निकलता है, एक जो है आपका बेरियम निकलता है। इनकी जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन कितना है इसमें? 56 है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 144 है। इसमें प्रोटॉन 36 है और इसमें इसका द्रव्यमान 89 है। टोटल मिलाओगे तो आप जब इन सभी को जोड़ोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 236 मिलेगा। और साथ ही साथ में जो इसमें एनर्जी मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। इस डायग्राम को बना देते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो है विशाल मात्रा में क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। इस प्रक्रिया में जो मूल नाभिक होता है उसका द्रव्यमान बनाने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ अधिक होता है। जनरली हम कहते हैं कि जो भी इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, मूल जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान बनाने वाले उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई जो है वॉल्यूम में क्या निकलती है? आपकी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगर अगर हम बात करें तो इसमें आइंस्टीन का समीकरण E=mc² जो है, ये द्रव्यमान संरक्षण के अंतर्गत जो है इसमें विशाल परिणाम में ऊर्जा निकलती है। ये आइंस्टाइन का जो है ऊर्जा समीकरण है E=mc², जिसके बारे में आप फिजिक्स में जब 12th में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे। ये भी आपको याद रखना। अगर आप ये इक्वेशन लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। तो ये इसकी थ्योरी होगी नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय संलयन का मतलब हो गया, देखो विखंडन मतलब टूटना और संलयन मतलब जुड़ना। तो अब हम विखंडन की बात कर चुके हैं तो संलयन की बात करते हैं। तो संलयन में देखिए क्या होता है, और आप जो है इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। जो टूटा हुआ हिस्सा है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो हमने बताया कि 235U92 जो था, इस पर हमने बमबारी की न्यूट्रॉन्स की, और न्यूट्रॉन से जो हमारे को एक मुक्त जो है जब ये इस पर बमबारी की तो हमारे को जो है यूरेनियम का एक जो है टुकड़ा मिला, जो कि इससे अधिक था। क्योंकि जो यूरेनियम था वो 235 था। यहाँ पर जो है हमारे को बोला गया परमाणु द्रव्यमान जो है यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे द्रव्यमान बनाने वाले उत्पादों के द्रव्यमान से योग से कुछ अधिक होता है। कुछ अधिक मतलब एक दो जो है आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 236U92 मिला, और 236U92 जो है ये बेरियम में टूटा और क्रिप्टॉन में टूटा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर तीन जो है आपको क्या मिले? यहाँ पर न्यूट्रॉन मिले। ठीक है, तीन न्यूट्रॉन मिले, साथ ही साथ में ऊर्जा मुक्त हुई। बस यही आपको इक्वेशन लिखनी है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद हो जाता है। डायग्राम 2-3 बार बनाइए, इक्वेशन 2-3 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ये आपने चित्र बना दिया, ये सब कुछ समझा दिया तो एग्जामिनर आपके इस थ्योरी को भी नहीं पढ़ेगा। आगे जो है नाभिकीय संलयन, जो कि मैंने बताया कि इसमें जुड़ना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रिटियम है, ठीक है, ये एक आपका ट्रिटियम है जिसमें 1H3 है, और 1H2 जो है ये ड्यूटेरियम है। ये दोनों को जो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे, इस प्रक्रिया में क्या होता है, दो हल्के नाभिक, देखो बहुत छोटे छोटे हैं। ट्रिटियम है 1H3 है, और ड्यूटेरियम है 1H2 है। ये छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिक हैं। इनको जब जो है
मिल लाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो बड़ा जो है एक नाभिक बनता है, भारी नाभिक बनता है, जैसे कि हीलियम बना और साथ में न्यूट्रॉन बना और साथ में ऊर्जा मुक्त हुई। ठीक है, तो अपार मात्रा में जो ऊर्जा मुक्त होती है और एक जो है एक भारी नाभिक बनता है। संलयन की शर्त क्या है कि मिलियन कोटि केल्विन ताप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संलयन की शर्त क्या है, जब आप जोड़ेंगे तो संलयन की शर्त ये है कि मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब, ये दोनों जो है आपको देने होंगे, किसको, ट्रिटियम को और ड्यूटेरियम को, क्योंकि ये जो है हल्के नाभिक हैं और हल्के नाभिकों पे जो है आपको अगर एक बड़ा या भारी नाभिक बनाना है तो इसमें मिलियन कोटि मतलब हो गया कि 10 लाख केल्विन तापमान और 10 लाख जो है आपके पास में दाब होना चाहिए, पास्कल में वो भी। ठीक है, तो ये जब 10 लाख केल्विन टेम्परेचर और 10 लाख पास्कल दाब आप इन छोटे छोटे नाभिक को दोगे तो एक बड़ा, बहुत बड़ा भारी नाभिक बनेगा, जो कि हीलियम के रूप में प्राप्त होगा, साथ में न्यूट्रॉन होगा और ऊर्जा प्राप्त होगी। यहाँ पर बस इतना ही आपको समझा देना इस इक्वेशन को। और यहाँ पर जो है डायग्राम बना सकते हैं कि नाभिक के संलयन में क्या हुआ कि ये ड्यूटेरियम है, देखिए आप ड्यूटेरियम है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक जो नीचे है ये क्या है आपका, तो अभी अभी मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा आपको समझ लेना है ढंग से। दोबारा दिखा देता हूँ, नीचे वाला जो होता है आपका होता है परमाणु संख्या, प्रोटॉन होता है, ऊपर वाला होता है परमाणु भार यानी द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन एक है ट्रिटियम में, तो प्रोटॉन एक बताया। यहाँ पर ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है, अच्छा सॉरी, प्रोटॉन तो आपका पॉजिटिव हो गया ना, तो प्रोटॉन जो है आपका एक है। ठीक है, और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितना है आपका, एक है। यहाँ पर देखिए ट्रिटियम में प्रोटॉन एक है और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन एक है, तो दोनों हमने प्रोटॉन को प्लस से शो किया है। यहाँ पर हीलियम में प्रोटॉन जो है आपको दो मिल रहा है, तो हीलियम चेक करेंगे आप, तो हीलियम में प्रोटॉन जो है आपको दो मिल रहा है। इसके बाद जो है न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में प्रोटॉन जीरो है, तो प्रोटॉन है ही नहीं, यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस चित्र को जो ये इक्वेशन है ना उसी के हिसाब से चित्र बनाना है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे द्रव्यमान जो है उसकी बात करें तो यहाँ पे तीन है, किसमें, ट्रिटियम में। तो ट्रिटियम में देखिए तीन हो गए टोटल, 1 × 3 तो 3 हो गए। और यहाँ पर कितने, ड्यूटेरियम में कितना, 1 × 2 तो 2 हो गए। यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हीलियम में देखिए यहाँ पर जो है आपके 2 और ये आपके यहाँ पर आपके 1 3 1 4, ट्रिटियम में आपके 3 हो गए और ड्यूटेरियम में 2 हो गए। ठीक है, नाभिकीय संलयन हुआ तो हीलियम में, यहाँ पे हीलियम जो है आपका इसमें कितना आया, तो हीलियम में देखिए यहाँ पर आ रहा आपका ये 4। यहाँ पर देखिए पहले तो हम बता देते हैं कि इसके कितने हैं, इसके प्रोटॉन्स कितने हैं। तो हमने बताया प्रोटॉन जो है दो हैं, ये प्लस में साइन में दिखा रहे हैं, जो हम प्रोटॉन्स दिखा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितना है आपका, यहाँ पर न्यूट्रॉन में तो प्रोटॉन जीरो है, तो प्रोटॉन हमने जीरो दिखाया। बाकी एक क्या है यहाँ पर, तो एक जो है आपके पास में यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक आया। यहाँ पे ये टोटल 4 है तो यहाँ पे 4 आया। ठीक है, यहाँ पर टोटल 2 है तो यहाँ पे टोटल 2 आया। और यहाँ पे टोटल 3 है ट्रिटियम में, तो टोटल 3 आया। तो ये हो गया टोटल आपका, कंबाइन करके बताया गया है यहाँ पर। और नीचे जो है आपको इसमें प्रोटॉन्सों की संख्या है, तो प्रोटॉन हमारे प्लस वाले साइन दिखाते हैं प्रोटॉन्स, और बाकी जो ऊपर वाले हैं ये टोटल नंबर्स बता रहे हैं इसके। परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे 2 है इसका, यहाँ पे इसका ड्यूटेरियम का 2 है। ठीक है, तो 2 बताया हुआ है, केवल 2 है देख रहे हैं आप। और ट्रिटियम का 3 है, तो ट्रिटियम का 3 बताया हुआ है। चलो हीलियम का कितना है, 4 है, तो हीलियम का 4 बताया हुआ है। इस तरह यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो है 1 है, तो न्यूट्रॉन का 1 बताया। और नाभिकीय संलयन हुआ, तो नाभिकीय संलयन के बाद में जो है आपके यहाँ पर कितने बन गए, 3 और 2 5, तो ये 5 हो गए टोटल, क्योंकि यहाँ पर 4 है और एक ये 5 है, तो फिर 5 दिखाया गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इनको टोटल मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। अब सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन ही है। अभी अभी हमने बात किया था, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार एमसीक्यू की तरफ, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पर देखिए आपसे जो पूछा गया था, ऊर्जा की स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन हमने आपको बताया था। तो नाभिकीय संलयन अभी अभी हमने पढ़ा, इसको समझा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इसमें, और एक चीज आप लिख सकते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है अनियंत्रित है, जबकि
विखंडन के जो है ये नियंत्रित है। संलयन जो है अनियंत्रित होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा केल्विन तापमान की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए जो संलयन क्या है ये अनियंत्रित होती है, और विखंडन जबकि नियंत्रित होता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं, और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन बम जो है किस पे, संलयन पर आधारित होते हैं, और परमाणु बम जो है वो विखंडन पे आधारित होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में आप अंतर बताइए। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को आप समझ चुके हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन में जो है एक बड़ा परमाणु जो है छोटे छोटे दो परमाणुओं में टूट जाता है, छोटे छोटे दो परमाणुओं में टूट जाता है, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे दो जो नाभिक है वो मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं संलयन में, यही अंतर है। यहाँ पर जो है सामान्य ताप की आवश्यकता होती है, और ये जो नाभिकीय विखंडन होता है ये कंट्रोल प्रोसेस होता है, ये नियंत्रण में होता है। और यहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन में अभी अभी हमने बात करी, इसमें उच्च ताप और उच्च जो है पास्कल दाब की आवश्यकता होती है, जो कि कंट्रोल करना कठिन होता है। जैसे कि सूर्य में जो आपका संलयन होता है वो इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें एक भारी नाभिक और बाकी चीजें जो मैंने आपको अभी अभी बात करके समझाई थी वही चीजें हैं। आप चाहे तो इन अंतरों को भी मिला करके एक पैराग्राफ बना करके नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को समझा सकते हैं। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस करिए, इसको और भी बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। खंड ख की बात करें, यहाँ पे रासायनिक समीकरण है जिसको संतुलित करना है आपको। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसमें देखो HNO3 और CaOH होल ट्वाइस दे रखा है, और यहाँ पे आपको दिया है ये वाला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखना है कि आपको अंतर क्या है, क्या कमी है इसमें। यहाँ पे देखोगे आपको, अगर इस पहले इक्वेशन में देखोगे तो कौन सी चीज आपको कम दिखाई दे रही है उसको आपको देखना है, और उसको जो है बैलेंस कर देना है। यानी कि प्रोडक्ट साइड और जो है आपका रिएक्शन साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है बराबर देंगे। अगर इधर हाइड्रोजन जितने हैं उतने ही आपके इधर भी हाइड्रोजन होने चाहिए, इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन इधर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको मैच करिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं आपके, एक तरफ में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यानी कि टोटल हाइड्रोजन तीन है। तो हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं हाइड्रोजन तीन है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तो देखिए एन एक है इधर, और यहाँ पर एन कितने हैं, तो एन दो है। तो दूसरी तरफ आपके यहाँ पर एक एन मिल रहा है। और इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे तीन है, और ये ब्रैकेट के अंदर टोटल का आपका होल टॉइस है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो तीन और दो पाँच ऑक्सीजन हो गए। और बचा क्या है इसमें, आपके पास में कैल्शियम बचा हुआ है। ठीक है, कैल्शियम बचा हुआ है, तो कैल्शियम कितने हैं, तो कैल्शियम जो है इसमें एक ही दिखाई दे रहा है इधर, और इधर भी आपको कैल्शियम एक है, यानी कि कैल्शियम जो है आपके समान है। तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, ये दोनों तरफ एक एक है। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की बात करूँ तो दूसरी तरफ कितना है, हाइड्रोजन दूसरी तरफ दो है, नाइट्रोजन आपके दो है, ऑक्सीजन दूसरी तरफ सात देखने को मिल रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन एक तो ये है, ठीक है, यहाँ पर एक ये है, और तीन दूनी छः यहाँ पर है, तो छः और एक सात, ऑक्सीजन सात देखने को मिल रहे हैं। कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम उधर भी एक है, तो यहाँ पे कैल्शियम भी एक देखना। तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर तीन है तो इधर भी तीन होने चाहिए, या इधर दो है तो इधर भी दो ही होने चाहिए। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, इस साइड में देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन एन जो है ये एक है, और यहाँ पे देखिए एन का होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन दो है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पाँच है, अभी भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन इधर सात है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, तो कैल्शियम तो बराबर है, बाकी सारे उत्पाद अलग अलग हैं। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सही इक्वेशन में, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है करेंट कैसी हो जाएगी, जब हम इसको बराबर करेंगे, तो हमने जब इसको बराबर यहाँ पे किया है तो आप इसमें देखोगे हाइड्रोजन जो है ये चार दिखाई देंगे आपको, ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन आपको चार दिखाई देंगे। फिर नाइट्रोजन इधर मैंने दो कर दिए हैं, इधर भी मैंने दो कर दिए हैं नाइट्रोजन, और फिर इधर देखिए ऑक्सीजन को आठ करा हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आठ हो चुके हैं, और यहाँ पर जो कैल्शियम है वो एक था पहले से ही, और यहाँ पे भी एक ही है। आप चेक करिए इक्वेशन को, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, दो हाइड्रोजन ये और दो हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, H का होल ट्वाइस है, तो दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे N एक है,
ठीक है, यहाँ पर N एक है लेकिन 2 के साथ गुणा है तो इसलिए 2 हो गया नाइट्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन का होल ट्वाइस में है तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया, बराबर हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था, 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये ब्रैकेट में है, 2 के होल ट्वाइस में है, तो 6 और 2 8 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और उसके साथ में 2 गुणा है, तो 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अलग है तो ये भी 8 हो गए। अब बचा हुआ कैल्शियम, यहाँ पे भी Ca 1 है और Ca यहाँ पर भी 1 है, तो ये कुल मिला के ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी कि दोनों तरफ जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है वो दोनों बराबर हो गए। इसी तरह से आपका NaOH है, H2SO4 है, इसको भी हम सिमिलर रूप से देखेंगे कि यहाँ पे जो है सोडियम कितने हैं, इधर सोडियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, इनको बैलेंस करेंगे तो दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। पहला इक्वेशन आपको समझा दिया, तो दूसरा, तीसरा और चौथा आप चारों इक्वेशंस कर सकते हैं, चारों के आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका यही है कि दोनों तरफ जो भी चीज़ें हों वो बराबर हो जाएं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बता दिया, जैसे कि ये आपको मैंने दिया है हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे दिया है मैंने नाइट्रोजन की संख्या, यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन की संख्या, और यहाँ पे दिया है कैल्शियम की संख्या। इसी तरह से इधर भी ऐसा ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है, यहाँ पे कैल्शियम की। तो इस तरह से आपको नीचे भी करना है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी करना है, अगले क्वेश्चन में भी, तो सारे आंसर्स आपके सामने हैं, मैच कर सकते हैं। इसके बाद खनिज तथा अयस्क में अंतर बताना है आपको। तो खनिज और अयस्क में आप आसानी से अंतर बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको टेबुलर फॉर्म में बताना होता है। तो सबसे पहले अगर खनिज की बात करें, उन प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, और जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधा पूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि जो खनिज हैं उसमें धातु की मात्रा मिल भी सकती है या फिर बहुत ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन सभी अयस्क जो है इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा हमेशा पर्याप्त ही मिलती है, अयस्क में धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती हैं जिनको जो है धातु निष्कर्षण में वो बाधा डालती हैं। ऐसी आपत्तियां होती हैं जो मतलब हम निष्कर्षण करेंगे तो भी हमको क्या नहीं मिलेगा, धातु नहीं मिलेगी। लेकिन अयस्क में किसी प्रकार का जो है अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। सभी खनिजों का धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि सभी अयस्क जो है वो क्या हो सकते हैं, वो सभी के सभी जो है आपके खनिज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ये 4-5 अंतर आपको बताने हैं, 4 अंकों का प्रश्न है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं जिसके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है, और दूसरा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6-6 अंक का प्रश्न है अथवा में। पहला क्वेश्चन बात करते हैं हम, कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है। सबसे पहले गुण की बात करें, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ 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 में जो है बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इस गुण को जो है श्रृंखलन कहते हैं। कभी कभी पूछता है श्रृंखलन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं में व्यवस्थित होते हैं, और बंध बनाने की अद्भुत क्षमता के कारण कार्बन के परमाणु एकल, युगल और तिहरे बंध में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक इसका विशिष्ट गुण है जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं। और दूसरा जो विशिष्ट गुण है, इसमें कार्बन चार संयोग कार्बन की जो है 4 संयोजकता होती है, जिसको तत्व संयोजकता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका विशिष्ट गुण है। इसी कारण जो है कार्बन के 4 परमाणु कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन या बंध बनाने में सक्षम होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्व जो है इनके साथ कार्बन के यौगिक बनाते हैं, जो विशिष्ट गुण वाले यौगिक होते हैं। तो इतना सा आप आंसर लिखते हो, क्योंकि इसमें 2 विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं जिनके कारण असंख्य यौगिक बनाते हैं, यही हमें समझाना था। और बहुत ही शानदार उत्तर है, इसको पूरा लिखेंगे आपको 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताएं या लक्षण जिसकी बात करें, जिसको इसने पूछा है क्वेश्चन में,
तो ये क्या होता है, ये आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसमें धातु और अधातु को जो है पृथक रखा गया है, अलग अलग रखा गया है। धातु अलग है और जो है आपके अधातु अलग है। संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से पृथक कर दिया गया है। जो भी संक्रमण तत्व है उनको जो है अलग, जो सामान्य तत्व हैं जो संक्रमण में भाग नहीं लेते हैं उनसे इनको पृथक रखा गया है। तत्वों को इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर, जो भी उनके तत्वों में है इलेक्ट्रॉन, उनको भरने के आधार पर समस्त तत्वों को जो है एस-पी-डी-एफ ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो आप जानते हैं एस-पी-डी और एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, उनको विभाजित किया गया अलग अलग। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग है और 7 आवर्त हैं। ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। अगला जो है उपखंड ग, इसकी बात करें, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। सबसे पहले बात करें पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये जाइलम के द्वारा होता है। अगर जल की बात करेगा, जल तो है वो जाइलम है, ठीक है। और अगर फूड की बात करेगा तो वो फ्लोएम है, ठीक है। तो एफ एफ और ज ये ध्यान रखना है आपको। फूड जो यानी कि आपका भोजन हो गया, वो भोजन कौन स्थानांतरित करता है या परिवहन कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। और साथ ही साथ जो जल है वो जाइलम करता है। अब पौधों में जो आपने देख लिया कि परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि हमसे पूछी गई है। क्रियाविधि बहुत ही सामान्य सी है। जाइलम उत्तक नलिकाओं के आकार का होता है। देख सकते हैं आप जाइलम उत्तक को, मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो नलिका दिखाई दे रही है, इसमें बुलबुले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जाइलम है। ये जो सफ़ेद नलिका है, ये वाली जो दिख रही है आपको डक्ट जैसी दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये जाइलम है जिसके अंदर बुलबुले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे के चरण की। इसका जाल जो है पूरे पेड़ में फैला रहता है। आप देख सकते हैं इस पेड़ को दिखाया गया है, जड़ से लेकर के जाइलम जो है जड़ से लेकर के तने में और तने से लेकर पत्तियों तक फैला रहता है। यही जाइलम उत्तक जो है पौधों में जल का परिवहन करते हैं। तो ये जो जाइलम उत्तक है ना, ये फैले हुए हैं, ये पूरे के पूरे जल का परिवहन को करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं जल को। पौधे जो है पौधे के जो जड़ हैं उनके द्वारा जो है मिट्टी से जल को अवशोषित किया जाता है। और इस जल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज और लवण भी विलय रूप में उपस्थित होते हैं। तो आवश्यक खनिज और लवण भी इस जल के साथ जो है ट्रैवल करते हैं। जड़ों के द्वारा जो है अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम उत्तक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जड़ से तने में गया, तने से पत्तियों में गया, तो विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा है। और पौधों से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से जो है वाष्पन की क्रिया होती है। इस वाष्पन की प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना, आपको ट्रांसपीरेशन कभी कभी पूछता है आपसे। इस वाष्पन की प्रक्रिया के कारण जो है जाइलम, जो एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये नलिका है जो व्हाइट कलर की ऊपर से नीचे तक जो सीधी आ रही है, एक नलिका में जो है दाब कम हो जाता है, ठीक है। वाष्पन की प्रक्रिया में दाब कम हो जाता है और इस कम दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसमें जो है संतुलन बनाए रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जल जाइलम में ऊपर चढ़ने लगता है। अब इसमें जब जैसे ही प्रेशर कम होगा तो जड़ की जो जल है वो धीरे धीरे ऊपर पत्तियों तक पहुंचने लगते हैं तथा पेड़ों के विभिन्न भागों तक जो है पहुंच जाता है। और पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है, जैसे कि मान लो कि पौधों को जरूरत नहीं है, आपने जल ज़्यादा डाल दिया है, तो पौधे थोड़ी सड़ जाएंगे। वो क्या करते हैं, जल स्टोमेटा में जाते हैं, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि आपको फोटोसिंथेसिस होता है और उसके द्वारा जो है रंध्र जो है खुल जाते हैं और उस रंध्रों से जो है ये क्या होता है, वातावरण में घुल जाते हैं। तो इस तरह से एक्सेस जल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी कार्यविधि है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या है, तो पहला तो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां आमने सामने लिख देना है। ये ग्रंथि अपने स्त्रावों को जो है रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तथा उत्तकों में पहुंचाती हैं। और यहाँ पर जो है ये ग्रंथि अपने स्त्रावों को नलिकाओं द्वारा, यहाँ पे देखो, स्त्राव को जो है रक्त द्वारा, यहाँ पे रक्त की बात हो रही है, रक्त द्वारा पहुंचते हैं और यहाँ पे नलिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। तो नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो किए गए स्राव है शरीर के अंदर त्यागे जाते हैं। जो भी स्राव है उसके शरीर के अंदर ही रहते हैं। जो कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं जिनके स्राव जो है शरीर के बाहर त्यागे जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हम इसमें अंतर बता सकते हैं, ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, यानी कि इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। और ये जो ग्रंथियां हैं बाह्य स्तरवी ग्रंथियां, जो बाहर स्तरवी ग्रंथियां होती है, जो बाहर स्त्राव करती हैं, इसमें नलिका युक्त होती हैं, यानी कि इसमें नलिका होती है। अब इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है,
पैराथायराइड है, ये सारे के सारे अंतःस्रावी में। और बहिर्स्रावी ग्रंथियों में जो है पसीने की ग्रंथियां हैं, लार की ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां जो हैं, ये सारे के सारे जो है इसमें शामिल होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, लिंग संलग्नता रोग क्या है? इन्हीं दो लिंग संलग्नता रोग के नाम बताने हैं। 4 अंक के प्रश्न है। तो सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है, वे रोग जिनकी वंशागति यानी कि जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित हों उन्हें ही लिंग संलग्नता रोग कहा जाता है। लिंग निर्धारण जीन लिंग गुणसूत्र में होते हैं और इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक साथ जो है वंशागत होते हैं। तो यही चीज है, आपको लिंग संलग्नता रोग क्या होती है, ये गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, इसीलिए इसको लिंग संलग्नता रोग कहते हैं, क्योंकि ये वंश के रूप से वंश टू वंश जो है ट्रांसफर होते रहते हैं सबसे ज्यादा। अधिकांश लिंग निर्धारण जो है वो किस पे होता है, एक्स गुणसूत्र पर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्स संलग्नता बनाते हैं या एक्स संलग्नता भी कहलाते हैं। और साथ ही साथ इसमें पूछा है कि दो लिंग संलग्नता संलग्न लोगों के नाम बताने हैं। तो ये रोग कौन कौन से होते हैं, एक तो हीमोफीलिया है और एक वर्णतता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपका खून का थक्का नहीं जमेगा, जैसे आपको चोट लगेगी तो खून जो है बंद नहीं होगा, तो थक्का नहीं जमता है। और वर्णतता जो होती है, इसमें क्या होता है कि आपको रंगों की पहचान करने में जो है परेशानी आती है। तो ये दोनों बीमारियां जो है आपके वंशानुगत हो सकते हैं, यानी कि आपके माता पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में और उसके पुत्र से उसके पुत्र में जो है वो चलता रह सकता है, अगर ये समय से आप इसको सही नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कैरी होता है, इसकी जो है ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं, उपचार जो है नहीं हो पाती है, क्योंकि ये उपचार लेते हैं तो उनके शरीर में तो सही रहती है, लेकिन अगली पीढ़ी में ये वापस ट्रांसफर हो जाती है। तो ये दो जो है रोग, ये बहुत ही ज़्यादा जो है किस पे डिपेंड करते हैं, वंशागति पे डिपेंड करते हैं। हमेशा वंशागति यानी कि अगले पीढ़ी तक चले जाते हैं। चाहे आप कितना भी उपचार कर लो, आप सही हो जाओगे, लेकिन आपका अगला वंश जो है इससे पीड़ित माना जाएगा, मैक्सिमम होता है चांसेस। केवल मात्र 9 to 10% ही बोलते हैं कि इसमें जो है राहत मिलती है अगली पीढ़ी को। और अंतिम प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी बताइए। और यहाँ पे अथवा में है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा अपने समाज को आप कैसे लाभान्वित करेंगे, संक्षेप में एक लेख लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो एक संकर क्रॉस एक जोड़ी विप्रयासी यानी कि अलग अलग लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए किया गया संकरण यानी कि मैटिंग एक संकर क्रॉस कहलाता है। ठीक है, विप्रयासी मतलब अलग अलग उनके लक्षण होंगे। मेंडल ने एक संकर क्रॉस में जो है शुद्ध लंबे, जिसको हमने शुद्ध लंबे, अगर मतलब सारे के सारे लंबे हैं तो उसको हमने टीटी, कैपिटल टीटी बोला, और शुद्ध बौने यानी कि सारे के सारे छोटे छोटे हैं तो उसको स्मॉल टीटी बोला। तो इसको हमने मेंडल ने क्या करा, इसके मध्य क्रॉस करवाया, क्रॉस मतलब जो है मैटिंग करवाई। अब मटर में जो है लंबेपन का लक्षण बौनेपन पे प्रभावी होता है। अब यहाँ पे देखा क्या गया कि जो बौनापन है, ये छोटे वाले जो शुद्ध बौने थे ये दिखे ही नहीं, सारे के सारे क्या मटर के पौधे लंबे हो गए। ठीक है, लंबे व बौने जनक पौधों के क्रॉस से F1 पीढ़ी में जो है सभी लंबे ही पौधे प्राप्त हुए। इसे ही जो है हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविकता का नियम, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रभावी की बात हो रही है। तो ये तो चले प्रभावी का नियम, लेकिन यहाँ पे पूछा गया पृथक्करण का नियम। तो प्रभावी का नियम समझ में आ जाएगा तो पृथक्करण का नियम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों नियम बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे पृथक्करण की जगह प्रभावी का नियम भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध बौने पौधे लिए टीटी और कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, दोनों में संकरण कराया, दोनों को मैटिंग कराई, और सभी जो है यहाँ पर प्राप्त हुए, जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी संकरण से सभी लंबे पौधे हुए। और इन पौधों का नाम रखा गया प्रथम संतानीय पीढ़ी। जो प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब जो पहली जनरेशन हुई उसको F1 नाम से दिया गया, जिसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब यहां पर देखिए, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण यानी कि क्रॉस कराया गया, मैटिंग कराई गई, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण यानी कि लंबापन ही प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पे दोनों ही लक्षण थे, शुद्ध बौने भी थे, छोटे छोटे भी थे, और शुद्ध बड़े बड़े भी थे, लेकिन हमारे को एक ही लक्षण प्राप्त हुआ और वो है लंबापन, जो कि प्रभावी था। प्रभावी मतलब कि उसके ऊपर हावी था, किसके ऊपर, छोटे वाले के ऊपर हावी था लंबा वाला, इसीलिए इसको प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी था और यह प्रभावी है और यही दिखाई देता है। और
अप्रभावी लक्षण जो बौनापन है वो छिपा रहता है, मतलब बौने पौधे तो हुए नहीं इस मीटिंग से, ठीक है, बौने पौधे नहीं मिले, बड़े पौधे मिले, इसीलिए इसे प्रभाविता का लक्षण भी कहा जाता है। तो इसको आप समझ चुके होंगे प्रभाविता का लक्षण क्या है। अब आते हैं हम पृथक्करण का नियम, जो कि हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया तो पृथक्करण का नियम बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। प्रथम संतानीय पीढ़ी जो F1 हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि भैया आपका जो भी हमारा प्रभाविता का नियम के द्वारा जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो उसमें क्या हुआ, विषम युगी पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, उनको छोड़ देते हैं, अपने आप स्वपरागण होता है, हम नहीं करवाते उसमें। तो F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई उसमें विषम युग्म जनी जो पौधे थे, ठीक है, जो अलग अलग थे पौधे, उनको जो है क्या करा गया, स्वपरागण के लिए छोड़ दिया गया। इससे जो है द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 पैदा हुई और इन सदस्यों में जो है परस्पर विपरीत लक्षणों का एक जो है निश्चित अनुपात पृथक्करण देखने को मिला। अतः इसे ही जो है पृथक्करण का नियम कहा गया। यानी कि F1 पीढ़ी जो थी इसमें युग्म विषम युग्मनजी पौधे का स्वपरागण कराया गया। ये आपको ध्यान रखना, विषम युग्मनजी, यानी कि विषम युग्मनजी का मतलब होता है कि आपके अलग अलग वैरायटी जो थे F1 में ही जो मिले थे, उसमें विषम युग्मनजी पौधे जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। इसमें मैटिंग नहीं कराई गई, इसमें क्रॉस नहीं कराया गया, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो द्वितीय पीढ़ी मिली जिसको F2 नाम से दिया गया। और F2 में जो है इसमें विपरीत लक्षण देखने को मिले, जिसका जो एक अनुपात मिला, और वो अनुपात जो है हमें क्या बताता है, पृथक्करण का नियम बताता है। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे समझिए, जब प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, क्योंकि F1 में हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी टी इन दोनों लक्षणों के पौधों का मिश्रण कराया था। तो इसमें जो है क्या मिला आपको, लक्षणों का जो है आपस में मिश्रण नहीं मिला, केवल एक ही लक्षण मिला जो कि सभी लंबे पौधे हुए। इसलिए जो है यह निम्न युग्म की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। इसको ध्यान रखना, निम्न युग्म की शुद्धता का नियम भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है, तो F1 पीढ़ी है। अब जो दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको समझ लीजिए डायग्राम से। इसमें क्या हुआ था, पहले हम बात करते हैं लंबे पौधे और छोटे पौधे, जिसको F1 जनरेशन बोलते हैं हम, ठीक है, यह F1, ठीक है। तो इसमें जब इनका क्रॉस कराया गया तो इसमें से कैपिटल टी निकला, इसमें से छोटा टी निकला, और दोनों मिलकर के कैपिटल टी और स्मॉल टी विषम युग्मनजी लंबे मिले, ठीक है, यानी कि एक छोटा मिला और एक बड़ा मिला, लेकिन लंबे ही मिले। छोटे के भी लक्षण थे, बड़े के भी लक्षण थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिला हमारे रिजल्ट, जो हमारे को लंबा मिला, इसी को विषम युग्मनजी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में क्या होगा, एक बौने के भी लक्षण है, लंबे के भी लक्षण है, लेकिन पौधे जो है उसमें लंबे ही मिले, तो इसको F1 पीढ़ी कहा गया। अब जब F1 पीढ़ी को सेल्फ पोलिनेशन कराया गया, छोड़ दिया गया, अपने आप जो है ये अपने आप करेंगे, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो टी है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि भाई यही है विषम युग्मनजी, इसी को बोलते हैं। जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इसी को हम यहाँ पर अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, तो इसको हम बोलते हैं विषम युग्मनजी। अब यहाँ पर जब इनका क्रॉस करा गया, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मिले, तो इस टी में से, यहाँ देखिए यहाँ पे एक टी है बड़ा वाला, ये टी है छोटा वाला, और यहाँ पे भी टी है छोटा वाला और एक बड़ा वाला, बड़ा छोटा, क्योंकि हमारे को दो क्रॉस करवाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको तीर के माध्यम से समझा रखा है इस टेबल में, और तीर के माध्यम से यहाँ समझा रखा है। तो ये दोनों टी ले लिया इधर और दोनों टी ले लिया ऊपर, इनका क्रॉस करवाया, तो ये टी से ये टी जब क्रॉस किया तो बड़े बड़े मतलब कैपिटल टी वाले लंबे पौधे प्राप्त हुए। जब इसी टी से ये छोटे वाला टी का क्रॉस कराया गया, तो मतलब सेल्फ पोलिनेशन हुई, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन इसमें भी लंबे हुए, क्योंकि हमको पता है कि विषम युग्मनजी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो हमारे को लंबे प्राप्त हुए, और कैपिटल टी मिलेंगे तो भी लंबे ही प्राप्त हुए। अब क्या हुआ, हमने तो पहले इस टी से इन दोनों का क्रॉस कराया, अब इस टी से ऊपर वाले दोनों का क्रॉस कराते हैं, तो ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों मिले। फिर से हमको पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 पीढ़ी से मिलता है वो हमारे को लंबे मिलते हैं, और इसी स्मॉल टी से और ये स्मॉल टी का जब हुआ तो यहाँ पर हमारे को छोटे पौधे मिले, जिसको हमने F2 पीढ़ी कहा। यहाँ पे जो रेशो मिला उसको देखते हैं अब, जो कि हमारे को बोला गया है इस क्वेश्चन में, कि इसमें जो है आपसे कुछ पूछा गया, ध्यान रखिएगा, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप बताइए। तो जीन प्रारूप बताएंगे और लक्षण प्रारूप बता देते हैं, यहाँ पर नीचे देख के डायग्राम में। तो F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप ध्यान रखिए, लक्षण प्रारूप जिसको फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, ये 3:1 का मिला। अब 3:1 का क्यों मिला, तो देखिए 3:1 का इसलिए मिला कि यहाँ पे देखिए लंबे मिले,
फिर लंबे मिले, फिर लंबे मिले, तो 3 तो लंबे मिले इसलिए 3 बोला गया, और 1 बौना मिला इसलिए 1 बोला गया। तो 3:1 का अनुपात जो है हमको F2PD में देखने को मिला। ये तो क्या था, लक्षण प्रारूप। लक्षण देखने में कैसे थे, तो लंबे 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 और 1 बौना, तो ये लक्षण हो गया, तो 3:1 हो गया। अब जीन की बात करते हैं, जीन प्रारूप का अनुपात कैसा है। तो यहाँ पे जीन प्रारूप का अनुपात देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लंबा मिला, यहाँ पे लंबा मिला, यहाँ पे लंबे मिले, यहाँ पे बौने मिले। तो यहाँ पर जो है आपको रेशो जो देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूँ सीधा सीधा, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी टी, ठीक है, ये लंबे हैं, लेकिन स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी टी कितना मिला, 1 मिला, ठीक है, कैपिटल टी टी। और स्मॉल टी और कैपिटल टी, और स्मॉल टी और कैपिटल टी कितने मिले हैं, ये हमको 2 मिले हैं, तो इसलिए हमने इसको 2 बोला। ठीक है, ये जीन प्रारूप है। जीन कैसे देखने में सिमिलर जो हों उनकी बात कर रहे हैं। ये अलग है तो इसका 1 मिला, ये दोनों एक जैसे हैं, ये 2 मिले। और बात करें छोटे टी की, तो ये भी 1 मिला, तो इसीलिए इसको हम जीन प्रारूप बोलते हैं। तो लक्षण प्रारूप देखने में एक जैसे, ठीक है, यानी कि लंबे लंबे लंबे, और जीन प्रारूप यानी कि इनके जीन में जो है टीटी कैसे हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर हमने बताया कि जीन प्रारूप है 1:1, ये प्राप्त हुआ। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी का अथवा पाठ की बात करें, तो संसाधन के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे। संक्षेप में लेख लिखना है। संसाधन प्रबंधन का अर्थ है, या अर्थ होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे, तथा विकास कार्य भी ना रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे। तो ये होता है संसाधन प्रबंध। इसके बाद इसके द्वारा हम अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, तो पृथ्वी के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अवयवों के बीच का संतुलन स्थापित करने में मनुष्य की भूमिका जो है इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम संसाधनों का प्रबंध करते हैं, तो हम अपना या अपनी वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, और उन संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित भी कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। संसाधन प्रबंधन से संसाधनों के प्रयोग के साथ उनका संरक्षण भी होता है, और पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहता है। इस कारण संसाधनों का प्रबंध जो है सामाजिक हितों में आवश्यक है। हम इस तरह से हम जो है समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जिसमें प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीज आती हैं, जल, मृदा, खनिज, वन, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे आते हैं। ये असीमित नहीं होते हैं, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। और औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का जो है निर्ममता पूर्वक दोहन किया जा रहा है। मतलब बिना सोचे समझे दोहन किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जिससे वे क्षीण होते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं। अतः हम सभी का ध्यान इसके संरक्षण एवं प्रबंधन की ओर होना चाहिए। इस संतुलन के स्थापित रहने में मदद देकर हम भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित कर पाएंगे। इस तरह जो है हम संसाधन प्रबंधन से समाज की मदद कर सकते हैं। ये लेख जो है आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आपने इस पूरे प्रश्न पत्र का प्रश्न उत्तर देखा, समझा, और इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। 2024 में जो है आपके लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगले सेट की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें और बढ़िया तरीके से मैक्सिमम शेयर करें। और अगले वीडियो के लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहें, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और सभी सब्जेक्ट को जो है हम यहाँ पे कराएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं।